हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और शाम के 4 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग जी, प्रियंका ठाकुर जी, अंजीत जी और मीनाक्षी जी, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, तो फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए एक बार। जल्दी से एक बार सभी लोग बता दीजिए भाई। चलिए ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं क्लियर है, तो चलिए फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है सेशन को। कल हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जो है कंप्लीट कर लिया था, आज हमने थर्ड डिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, और इसको भी कल तक खत्म कर देंगे हम हर हालत में, 2 दिन में। ठीक है, क्योंकि हमने 4-5 तारीख तक जो है हिमाचल जी के कंप्लीट खत्म करनी है। ठीक है, तो आज हमने तीसरा जिला पढ़ना है, कौन सा? मंडी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश का, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसका भी जिले के रूप में गठन किस दिन हुआ था? तो 15 अप्रैल 1948। तो ये भी 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट बना था, याद रखिएगा। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, अगर पूछा जाए कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, तो याद रखिएगा 253 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, 253 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। टोटल एरिया की अगर बात करूं मैं, तो इसका टोटल एरिया मंडी जिले का 3950 किलोमीटर स्क्वायर है। 3950 वर्ग किलोमीटर मंडी जिले का क्षेत्रफल है। ठीक है, ध्यान रखना है। सेक्स रेशो की अगर बात की जाए, तो सेक्स रेशो याद रखिएगा, लिंग अनुपात यहाँ का है 1012। 1012 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, तो 1012, 1012 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो 1012 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों की अपेक्षा इस जिले में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर तो मंडी जिले का मंडी में ही है भाई। ठीक है, जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और लिटरेसी रेट अगर यहाँ की पूछी जाए, तो 82.81%। ठीक है, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, तो अगर आपसे पूछा जाए साक्षरता दर कितनी है, तो 82.81%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 83% यहाँ की क्या है, साक्षरता दर इस जिले की। और 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। आप जानते हैं विधानसभा के कितने एरियाज हैं यहाँ पर? तो 10। और आप जानते हैं जो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हैं, उनका संबंध भी आपके कहाँ से है? मंडी से ही है। ठीक है, तो वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो डिस्ट्रिक्ट मंडी से ही बिलोंग करते हैं, जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हैं। ठीक है, तो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 10 यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है, याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं, देखिए मंडी की, तो मंडी जो है ना, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच स्थित है, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, फोटो अटैच करते हैं। तो भाई अगर आप यहाँ देखते हैं मंडी, तो मंडी देखिए हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच जो है ना स्थित है। ठीक है, इसकी लोकेशन को देखिए अच्छे से। ठीक है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी उत्तर से किसके साथ सीमा लगती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। तो मंडी देखिए, ये रहा मंडी आपका, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, तो बिल्कुल बीचों बीच ये रहा आपका मंडी। ठीक है, मंडी की उत्तर में आप देख रहे हैं कांगड़ा के साथ सीमा लग रही है। ठीक है ना, नॉर्थ में किसके साथ सीमा लग रही है मंडी की? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर में कांगड़ा के साथ सीमा लग रही है। ठीक है, अगर बात करें मंडी के पूर्व में किसके साथ सीमा लग रही है, तो पूर्व में देखिए कुल्लू के साथ सीमा लग रही है। पश्चिम में किसके साथ लग रही है? तो पश्चिम में हमीरपुर के साथ, और साथ ही साथ बिलासपुर के साथ इसकी सीमा लग रही है। ठीक है, और अगर बात करें दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम में इसकी सीमा सोलन के साथ लग रही है। ठीक है ना,
और बिल्कुल अगर दक्षिण भाग की बात करें तो शिमला के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं, तो लगभग कितने जिलों के साथ, 6 जिलों के साथ, ठीक है। तो 6 जिलों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं, जो कि मैक्सिमम है। देखिए कि शायद मुझे तो नहीं लगता कि किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ 6 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं मंडी को छोड़ करके। तो मंडी इकलौता ऐसा जिला है जिसकी कितने के साथ, हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के साथ, 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल 6 जिलों के साथ, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जिसकी इतने सारे जिलों के साथ क्या कर रही हो भाई, सीमा लग रही हो, ठीक है। इस मैप को अच्छे से स्टडी कीजिए, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं, ठीक है ना, पूछे जाते हैं। कांगड़ा, कांगड़ा के साथ कांगड़ा क्या जवाब दे रहे हैं भाई आप लोग, कांगड़ा मैक्सिमम तो यही है ना। कांगड़ा क्या कह रहे हैं, कांगड़ा समझ नहीं आया। कांगड़ा की तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा कांगड़ा की भी है, यस यस यस, कांगड़ा की भी है, बिल्कुल सही बात है, 6 जिलों के साथ, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कांगड़ा को भी 6 जिले टच कर रहे हैं, बिल्कुल, साथ ही साथ एक आपका स्टेट की भी बाउंड्री टच कर रही है कांगड़ा के साथ, बिल्कुल सही बात है ना। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मंडी और कांगड़ा ही है ऐसे 2 जिले हैं जिनकी 6 जिलों के साथ सीमाएं टच कर रही है, ठीक है। और कोई, 2 3 4, हाँ ठीक है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। तो कांगड़ा और मंडी ही है ऐसे जिले जिनकी, याद रखिएगा कि 6 6 जिलों के साथ क्या है, सीमाएं टच करती है। और कांगड़ा के साथ तो फिर एक स्टेट की बाउंड्री भी टच करती है, पंजाब की, ठीक है। हालांकि मंडी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मंडी चारों तरफ से बिल्कुल हिमाचल के मध्य में स्थित है, वो ये चीज ध्यान रखनी है। उत्तर पूर्व दाएं बाएं किसकी दिशाएं मिल रही है, देखो ये चीज कभी भी लिखवा करके कोई भी टीचर आपको याद नहीं करवा सकता, ये तो आपको मैप स्टडी करना पड़ेगा। इस मैप को स्टडी करो, और ये मैप का आपके रूम में होना चाहिए, ये मैप जो है ना हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। पॉलिटिकल मैप तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। सीमाएं वगैरह देखो, नदियां देखो, ठीक है, ये चीजें आपको अच्छी तरह याद रहेंगे, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स अगर आप खुद से मैप देखते हो, ठीक है। तो ये रहा मंडी डिस्ट्रिक्ट का मैप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्या क्या पढ़ना है हमें देखते हैं। चलिए भाई आ जाइए अभी स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो क्वेश्चन थोड़े बहुत बन सकते हैं मैपिकली, ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन से वो सारे के सारे कवर अप हो चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मंडी जिले में जो सबसे फेमस, अगर मैं बात करूं माउंटेन रेंजेस की, तो यहाँ पर जो सबसे एरिया में मंडी जिला जो मैक्सिमम एरिया में फैला हुआ है, वो याद रखिएगा कि धौलाधार माउंटेन रेंज पर स्थित है, ठीक है ना। तो मंडी जिला जो है ना, मंडी जिले का मैक्सिमम पार्ट जो है वो कौन सी रेंज पर है, तो धौलाधार रेंज पर। धौलाधार पर्वत श्रेणी पर, ठीक है। तो मंडी जिले का अधिकांश भाग जो है वो धौलाधार पर्वत श्रेणी पर स्थित है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और याद रखिएगा सुकेत रियासत का तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पूरा का पूरा धौलाधार श्रृंखला में, ठीक है। और कहते हैं इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी है, वो नागरू है, ठीक है ना। इसकी हाईएस्ट पीक अगर आपसे पूछी जाए मंडी जिले में धौलाधार की, तो इसकी हाईएस्ट पीक है नागरू, जिसकी अगर आपसे हाइट पूछी जाए तो 4,400 मीटर, ठीक, 4,400 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो धौलाधार पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है मंडी जिले की, ठीक है, मंडी जिले में स्थित, ठीक है, 4,400 मीटर नागुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और धौलाधार के अलावा इसी की थोड़ी सी और पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कौन कौन सी है, जैसे कि धोपड़ है, सिकंदर है, ठीक है ना। तो सिकंदर रेंज है, सिकंदर रेंज, सिकंदर धार। देखो सिकंदर धार जो थी ना, वैसे इसका नाम सिकंदर नहीं था, इसका नाम तो पता नहीं क्या होगा, पहाड़ी थी, एक धार थी, है ना। कहते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत का शासक सिकंदर लोधी के बारे में आपने सुना होगा, कि मैंने पढ़ाया था वैसे तो आप लोगों को, सिकंदर लोधी, जिसने 1504 में आगरा शहर की भी स्थापना करी थी, ठीक है। तो सिकंदर लोधी कहते हैं कि इसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था, ठीक है, कांगड़ा पर विजय प्राप्त की थी, और कांगड़ा पर जब ये गया था तो ये
मंडी होता हुआ गया था, ठीक है ना। और मंडी में से जिस पहाड़ी से गुजरा था वो एक पहाड़ी थी, तो उसी का नाम क्या पड़ गया, सिकंदर के नाम पर सिकंदर धार पड़ गया, ठीक है। क्योंकि इसी पहाड़ी से होता हुआ ये कहाँ गया था, कांगड़ा गया था, और कांगड़ा पर विजय प्राप्त की थी। तो कांगड़ा के विजय के उपलक्ष्य में जिस रास्ते से निकला था, गया था, कामयाब हुआ था, उस रेंज को इसी के नाम पे रख दिया गया, कौन सा, सिकंदर घाट। तो याद रखना है, भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिकंदर घाट अगर आपसे पूछी जाए ना, सिकंदर रेंज कहाँ है, ये पर्वत श्रृंखला, तो याद रखिएगा कि ये मंडी जिले में है, ठीक है। सिकंदर धार कहाँ पर है, तो मंडी जिले में है, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा कौन सी है, तो एक है धोगड़ धार, ठीक है ना, धोगड़ धार। धोगड़, अब इसमें याद रखिएगा नमक की दो दो क्या है, तो दो दो खदानें, आपने नाम सुना होगा मंडी जिले में नमक की खदानों के बारे में, गुम्मा और द्रंग के नाम से, है ना, सुना होगा सभी ने। तो इसमें गुम्मा और द्रंग जो है, दो पहाड़ी नमक की खाने हैं, ठीक है ना। तो गुम्मा और द्रंग, भाई ये नाम आपने सबने बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। ठीक है, ये सॉल्ट माइंस है, ठीक है, नमक की खदानें, पहाड़ी नमक की, ठीक है। एक तो समुद्र वाला नमक होता है, ठीक है, और एक होता है चट्टानी नमक होता है, समझ रहे हैं बात को। चट्टानी नमक होता है ना, जिसको आप लोग सेंधा नमक भी बोलते हैं। तो सेंधा नमक जो होता है वो चट्टान का नमक होता है, और एक हम कॉमन सॉल्ट जो घर में खाते हैं वो समुद्र से निकाला जाता है, समुद्र के पानी से, ठीक है। दोनों में फर्क होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। धोगड़ धार भी एक पर्वत श्रृंखला है जो कि यहीं स्थित है, मंडी जिले में। और गुम्मा द्रंक जो फेमस सॉल्ट माइंस है वो यहीं पर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि गुम्मा और द्रंक नमक की खदानें हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा किस जिले में स्थित है, तो ये आपकी मंडी जिले में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, वेरकोट धार, ठीक है ना, वेरकोट धार, वेरकोट धार, एक और लास्ट, एक पर्वत श्रृंखला और याद रखिएगा, वेरकोट धार। तो ये भी एक रेंज है, पहाड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये पर्वत श्रृंखला जो है ना, ये रिवाल्सर से होकर के, रिवाल्सर तो सुना ही होगा आपने, जगह का नाम, झील भी है एक रिवाल्सर, ठीक है ना। रिवाल्सर से होकर के ये जाती है कहाँ तक, तो सुकेत तक। तो रिवाल्सर से होकर के कहाँ पर जाती है, ये सुकेत तक जाती है, ठीक है ना। सुकेत तक फैली हुई है ये पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो इतनी सारी ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं मंडी जिले में, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखना है थोड़ा सा आपने, ठीक है। तो ये हो गई पर्वत श्रृंखला। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, ठीक है, रिवर्स की। रिवर्स देखिए, मेन नदियां जो है ना यहाँ की, ब्यास, सतलुज और ब्यास नदी है, ठीक है ना। सतलुज और ब्यास नदियां मेन नदियां, और कहते हैं इस वेरीकोट धार से ही दोनों नदियां बहती हैं, ठीक है ना। सतलुज और ब्यास दोनों नदियां इसी पहाड़ी के बीच में से बहती है, ठीक है ना। तो सतलुज भी और ब्यास भी। तो मंडी जिले में दो प्रमुख नदियां हैं, सतलुज और ब्यास, दोनों की दोनों वैरकाट पहाड़ी के मध्य में से होकर के बहती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलिए ज्योग्राफिकल फैक्ट्स साथ ही साथ देख लेते हैं थोड़े से। देखो नदियों की बात करूं, सतलुज नदी की, सतलुज यहाँ की मेन नदी है, ठीक है। मंडी की मेन नदी कौन सी है, सतलुज। तो ये मंडी में प्रवेश कहाँ करती है, देखो एक तो याद रखिएगा कि सोलन और शिमला जिले के साथ ही मंडी की सीमा बनाती है, ठीक है। सतलुज नदी के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो सतलुज रिवर मेक्स बॉर्डर ऑफ मंडी विद सोलन एंड शिमला, ठीक है। अभी मैं मैप भी दिखा दूंगा आपको 2 मिनट बाद, अगर आप कहेंगे ना इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा सतलुज नदी जो है वो, सतलुज नदी मंडी की सोलन और शिमला जिले के साथ, और शिमला जिले के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। सीमा बनाती है, ठीक है ना। तो सोलन और शिमला जिले के साथ क्या करती है ये,
सीमा बनाती है, ठीक है। सोलन और शिमला जिले के साथ सीमा बनाती है किसकी, मंडी की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो मैं इसका मैप आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको मैप से और अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज। भाई देखिए ये है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी, ठीक है। ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी, और ये मैं मार्कर ले लेता हूँ। और ये देखिए ये जो है ना, ये है आपकी कौन सी नदी, ये ब्लू कलर में सतलुज नदी, ठीक है। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि ये सोलन है, ठीक है ना, इस तरफ क्या है, सोलन है। और इस तरफ क्या है, ये शिमला है, ठीक है ना, इस तरफ क्या है, ये शिमला है। ठीक है, तो सतलुज नदी याद रखिएगा, सोलन सोलन बस यहीं तक है ये एरिया, ठीक है ना, सोलन एरिया यहीं तक है। इसके आगे फिर शिमला के साथ क्या करती है, सीमा बनाती है, शिमला और सोलन की, ठीक है। यहाँ तक ये सोलन के साथ बना रही है इसकी, ठीक है ना, ये सारी, ठीक है। और यहाँ पर ये शिमला के साथ इसकी क्या करती है, सीमा बनाती है। तो ध्यान रखना है इस पॉइंट के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लेसेस हैं इस जिले की, ठीक है, कौन कौन सी प्लेसेस हैं, ठीक है। तो इतने सारे एरियाज हैं, ठीक है, इतनी सारी तहसीलें हैं, जैसे कि आप नाम देख ही रहे होंगे, उत्तर साल, सरकाघाट, मंडी, ठीक है ना, रिवालसर, ये झील है, सुंदरनगर, ठीक है। ये सारे प्लेसेस उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है। इस मैप को अच्छे से स्टडी करना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए हटा देते हैं इसको। देखो मैप स्टडी करो भाई, मैप हिमाचल जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं पेपर में, चाहे कोई भी पेपर दे लो, इसके बिना तो कोई पेपर क्रैक हो ही नहीं सकता हिमाचल जीके के बिना, ठीक है। और आप में से किसी ने भी अगर एनटी का एग्जाम भरा है तो वो नेक्स्ट मंथ हो जाना चाहिए, जून में, ठीक है। एनटी एग्जाम में आप ये देख लो कि एनटी का जो एग्जाम है ना, एनटी के एग्जाम में 60 मार्क्स की क्या आनी है, हिमाचल जीके आनी है, ठीक है। 60 मार्क्स की, समझ रहे हैं बात। तो 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन है, उसमें से 30 क्वेश्चन हिमाचल जीके के आएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्योंकि 2 नंबर का, तो 60 मार्क्स की हिमाचल जीके। और जनरल की कट ऑफ कितनी जाती है, ज्यादा से ज्यादा 100 के आसपास, 100 के आसपास ही रहती है, मतलब 80 से लेके 100 के बीच कहीं भी हो सकती है, 80 to 100 के बीच कहीं भी कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी की, ठीक है ना। 100 से लेकर के बस ज्यादा ज्यादा 105 107, इससे ऊपर तो कभी जाती नहीं, ठीक है। और मतलब हिमाचल जीके के बिना ये पेपर निकालना बहुत अधूरा है, ठीक है। एनटी का अगर किसी का भी एग्जाम हो तो हिमाचल जीके अच्छे से पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। किसी ने भी अगर एनटी का एग्जाम भरा हुआ हो इस बैच में, ठीक है, तो अच्छे से पढ़े भाई हिमाचल जीके को, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे सारे के सारे, तभी जाके हिमाचल प्रदेश जीके में स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, ब्यास नदी जो है ना, ब्यास नदी, देखो ब्यास नदी के पानी को कहते हैं सतलुज में मिलाया जाता है, और इसके लिए पंडो डैम बनाया गया, ठीक है ना, पंडो डैम याद रखिएगा। तो ब्यास नदी के पानी को सतलुज में मिलाने के लिए एक डैम बना रखा है, पंडो डैम, ठीक है। पंडो बांध, क्या खासियत है इस बांध की, बताएगा वो। तो पंडो बांध से दो सुरंगें अलग अलग, दो टनल्स बनाई गई हैं, और दो टनल से, दो सुरंगों से ब्यास नदी के पानी को सतलुज में मिलाया जाता है, ठीक है ना। ब्यास नदी के पानी को सतलुज में मिलाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडो डैम जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा कि पंडो डैम जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो ब्यास नदी पर, ठीक है। तो कौन सी नदी पर स्थित है, ब्यास नदी पर। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ये तो थे थोड़े से ज्योग्राफिकल फैक्ट्स। अब बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी झीलें भी है यहाँ पे, झीलें भी एक बार पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी लेक्स है यहाँ पर। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है मंडी जिले में। देखो लेक्स से ना एक क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में बनता ही बनता है, वो किस डिस्ट्रिक्ट से ले रहा है उठाने वाला ये तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनना ही बनना है, ठीक है। तो कौन कौन सी झीलें हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रिवालसर झील है, पराशर झील है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिवालसर झील है, ठीक है ना। इसके अलावा पराशर झील है, ठीक है। इसके अलावा कामरू नाग है,
ठीक है। तो रिवालसर है, पराशर है, कामरूनाग है, इसके अलावा कुमार भा है, ठीक है ना, कालासार है, सुखसार है, ठीक है। ठीक है, कालासार है, सुखसार है, कुंत भयोग है, ठीक है, कुंत भयोग है, ठीक है, कुमार वहा है। तो उनके नाम जरूर याद रखना। एक मछियाल है, ठीक है ना, मछियाल झील बड़ी फेमस झील है। मछियाल, ठीक है, ये बहुत ही फेमस है मछियाल झील, ठीक है। तो ये सारी लेक्स के नाम भी ध्यान रखने हैं आपने, ठीक है। और ये जो है मंडी के कहते हैं जोगिंदर नगर एरिया में सिचुएटेड है मछियाल झील, ठीक है। और बड़ी इंपॉर्टेंट झील है मछियाल झील। ये आपको ज्यादातर कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें मेंशन भी नहीं है इसके बारे में, ठीक है, मछियाल के बारे में। रिवाल सर कुंत भयोग, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। कुमार वहां भी है इसके अलावा, ठीक है ना, कुमार वहां भी है एक झील। इतनी सारी झीलें हैं यहाँ पर मंडी जिले में, ठीक है। तो इनके नाम जरूर याद रखने हैं आपने, भाई रट्ट डालने हैं सारे के सारे। बड़े एक क्वेश्चन तो झीलों से बनना ही बनना है, ठीक है। अब कहाँ से बनना है ये कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो रिवालसर, पराशर, कामरूना, कालासार, सुखसार, कुंतभयो, कुमारवाहा, मछियाल, ये सारी झीलें कहाँ पे हैं, तो जिला मंडी में है, ठीक है। इनके बारे में याद रखना है। चलिए अब चलते हैं इतिहास की तरफ, ठीक है। जितने हमने ज्योग्राफिकल फैक्ट्स पढ़ने थे पढ़ लिए, बाद में पढ़ेंगे बाकी बात, ठीक है। अब इतिहास की तरफ चलते हैं और हमारा टारगेट है हमने सुकेत रियासत को खत्म करना है, ठीक है। और कल मंडी रियासत खत्म कर देंगे और जो भी मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे वो खत्म कर देंगे। कल ये डिस्ट्रिक्ट खत्म करना है हर हालत में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ी है सुकेत प्रिंसिली स्टेट। सुकेत प्रिंसिली स्टेट हमने पढ़ना है सुकेत रियासत के बारे में। देखो आप जानते हैं कि मंडी जिला जो है ना, मंडी जिला दो रियासतों से मिलकर के बना। कौन कौन सी? तो एक तो है सुकेत और दूसरी है मंडी, ठीक है ना। तो मंडी जिला दो रियासतों से मिलकर बना है, मंडी और सुकेत। और देखते हैं मंडी और सुकेत, तो क्योंकि पहले स्थापना सुकेत रियासत की हुई थी, बाद में मंडी की हुई थी, तो इसलिए पहले सुकेत पढ़ेंगे और बाद में पढ़ेंगे मंडी, ठीक है। क्योंकि मंडी रियासत की स्थापना सुकेत के ही एक राजा थे, साहू सेन, उन्हीं के भाई ने की थी, ठीक है ना। तो उन्हीं के भाई ने की थी, तो इसलिए मंडी रियासत को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सुकेत रियासत की स्थापना पहले की गई थी। तो देखो याद रखिएगा 765 एडी में, 765 ईस्वी में। वैसे कहीं कहीं जगह कुछ और भी दी हुई है इसकी डेट, ठीक है, पर जो मुझे सही लगी 765 एडी, ठीक है। तो 765 एडी में कहते हैं कि सुकेत रियासत की स्थापना जो है किसने की थी? राजा वीरसेन ने की थी, ठीक है। तो राजा वीरसेन। अब वीरसेन के इतिहास की बात करें तो वीरसेन के जो पिताजी थे वो दरअसल बंगाल के शासक थे, ठीक है ना। कहते हैं कि बंगाल के अंतिम शासक थे वीरसेन के पिताजी, ठीक है। तो इस समय कहते हैं कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी ज्यादा बढ़ रहे थे, ठीक है ना। आप जानते हैं कि 712 एडी के आसपास मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसके बाद जो है कासिम ने बहुत लूटपाट मचाई थी बहुत समय तक, ठीक है ना। तो कासिम के आक्रमणों से परेशान होकर के बहुत से लोग इधर उधर भागने लगे थे, ठीक है। तो जिसमें एक सेन वंश भी था बंगाल का, तो बंगाल से आकर के मैदानों में आए पहले, और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश की ओर आए, और बाद में आकर के इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सुकेत रियासत पर क्या करा, सुकेत रियासत की नींव रख दी 765 ईस्वी में, ठीक है। हालांकि सुकेत रियासत पे इस समय जो शासन था, छोटे मोटे यहाँ पे राणाओं का शासन था और ठाकुरों का शासन था, ठीक है ना। राणा और ठाकुर थे जो कि शासन चलाते थे, कोई रियासत नहीं थी उस समय तक, ठीक है ना। राणा और ठाकुरों के हवाले, जमींदारों, ठाकुरों का मतलब समझ रहे हैं, जो जमींदार वगैरह होते थे बड़े बड़े, ये लोग यहाँ पर शासन चलाते थे, ठीक है ना। जब वीरसेन ने यहाँ की गद्दी संभाली, ठीक है। तो गांव था छोटा सा, इतनी बहुत ज्यादा ना तो पॉपुलेशन थी यहाँ पर, ठीक है, छोटा गांव ही था ये सुकेत जो है रियासत, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं थे। तो जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ की गद्दी अभी फिलहाल खाली है, यहाँ पे राजा छोटे मोटे राणा और ठाकुर कर रहे हैं, तो वीरसेन तो पहले ही एक राजघराने से संबंध रखता था। तो जब ये लोग मुस्लिम आक्रमणकारियों से परेशान होकर के पहाड़ों की तरफ भागे, तो इन्हें ये रियासत की गद्दी खाली मिली। यहाँ पर थोड़ी पॉपुलेशन भी थी, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई राजा वगैरह नहीं था, ठीक है। सर मछियाल लेक कांगड़ा में भी है, यस, मछियाल लेक कांगड़ा जिले में भी है, ठीक है। कांगड़ा जिले में भी है, ठीक है।
वो मे भी है, कांगड़ा में करवाएंगे उस समय, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल मछियाल झील जो है कांगड़ा जिले में भी स्थित है, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे आप, बिल्कुल है, वहां भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब ध्यान से देखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो वैसे दोनों जिले कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाता है फिर भी कांगड़ा और मंडी आ रहा है तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं अपना आंसर, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। बिल्कुल कांगड़ा जिले में भी है मछियाल झील, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वीर सेन ने 765 AD में, याद रखिएगा, इस रियासत की स्थापना करी थी, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस रियासत की स्थापना किसने की थी, तो वीर सेन ने 765 AD में। अच्छा, इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी जो थी भाई, एक स्थान था, कौन सा, लोहारा के पास, जिसका नाम था पगाना, ठीक है ना। तो पंगाणा इसने अपनी कैपिटल बनाई थी, ठीक है। तो इसने अपनी कैपिटल जो थी वो बनाई थी पंगाणा को, ठीक है ना। पंगाणा को इसने अपनी राजधानी बनाया था वीरसेन। अब वीरसेन जब राजा बना था भाई साहब, तो इसके समय पर बहुत बहुत जो छोटे ठाकुर थे और जो सामंत थे ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया था, क्योंकि ये चाह नहीं रहे थे, ये खुद ही थोड़े समय में राजा बनना चाहता था, ख्वाब देख रहे थे, ठीक है, कि थोड़े बहुत पैसे और इकट्ठे कर लें लोगों से, उसके बाद राजा की गद्दी पर बैठेंगे, क्योंकि राजा बनने के बाद तो टैक्स थोड़ा कम ही करना पड़ेगा, अभी तो हम ठाकुर हैं, वसूल सकते हैं जितना मर्जी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने विद्रोह करनी शुरू की, लेकिन भाई साहब वीर सेन अच्छा योद्धा था, इसने भाई साहब विद्रोहों को कुचलना शुरू कर दिया, ठीक है ना। विद्रोहों को कुचलना शुरू कर दिया, तो भाई साहब इसने जितने भी आसपास के ठाकुरों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया, इसने भाई साहब सबको, सारे विद्रोहों को दबाया, ठीक है ना, सारे विद्रोहों को दबाया। उसके बाद इसने अपनी राजधानी धीरे धीरे, जैसे कब्जा होता गया इसका क्षेत्रों पर, वैसे वैसे इसने अपनी राजधानी पंगाणा में बनाई, और यहाँ पर कहते हैं इसने पंगाणा में एक महल भी बनवाया अपने रहने के लिए, ठीक है ना, एक महल भी बनवाया। तो राज घराने के रहने के लिए एक महल का भी निर्माण करवाया गया। इसने कई सारे किले बनाए कहते हैं इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी प्लेस और भी है, कुन्नू धार, एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी कुन्नू धार, ठीक है। तो इसने कुन्नू धार पर भी एक किला बनवाया, ठीक है। कुन्नू धार पर भी एक फोर्ट का निर्माण करा है इसने, ठीक है ना। कुन्नू धार पर इसने एक किला बनाया। इसके अलावा इसने कहते हैं कि सुरही क्षेत्र में भी एक क्या बनाया, महल बनवाया, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा, एक इसने चबासी फोर्ट बनवाया, यहाँ पर चबासी, चबासी फोर्ट, मंडी में इसने एक चबासी किले का निर्माण भी करा है। कई सारे किले बनाए इसने, एक किला नहीं बनाया, कई सारे। कुन्नू की धार पे इसने एक किला बनाया, ठीक है ना। एक इसने चबासी फोर्ट बनाया, ठीक है। और कहते हैं काजुन और मागरा किले का निर्माण भी इसने किया था, ठीक है। काजुन और मागरा, काजुन एंड मागरा फोर्ट, काजुन और मागरा किले का निर्माण भी इसने कराया था, ठीक है ना। तो कई सारे फोर्ट्स बनवाए इसने, महल बनाए, ठीक है। तो आके ऐसा नहीं किया कि बस लूटने गए। देखो हुआ क्या, जब ये ठाकुरों को हरा रहा था ना, ठाकुरों को हराते हराते ऐसा हुआ कि ये कुल्लू तक जा पहुंचा भाई साहब, ठीक है। कुल्लू की सीमा आपने देखा ही है कि पूर्वी तरफ से जो है मंडी रियासत के साथ मिलती है, ठीक है ना। मंडी रियासत के साथ मिलती है कुल्लू की सीमा, और वीर सेन ठाकुरों को हराता हराता मंडी की सीमा तक पहुंच गया, कुल्लू की सीमा तक पहुंच गया। तो मंडी की सीमा को पार करके कुल्लू की सीमा तक पहुंच गया। अब कुल्लू जब वो पहुंचा तो उसका मुकाबला हुआ कुल्लू के राजा किससे, भूपाल से, ठीक है। तो भूपाल से उसका मुकाबला हुआ। तो कहते हैं कि भूपाल को भाई साहब इसने हराया, भूपाल और इसके बीच में युद्ध लड़ा गया कुल्लू और मंडी की सीमा पर, और इसने भूपाल को हरा दिया। तो ही डिफीटेड भूपाल, ही डिफीटेड भूपाल। तो इसने भूपाल को हराया, ठीक है। हिंदी में लिख सकते हैं आप, इसने भूपाल को हराया, ठीक है ना। भूपाल को हराया और भाई साहब क्या करा, उसे बंदी बना लिया, ठीक है ना। एंड इम्प्रिजन हिम, एंड इम्प्रिजन
हिम, और उसे क्या कर लिया, उसको हरा करके बंदी बना लिया, ठीक है, बंदी बनाया, बंदी बना लिया उसको, ठीक है। भोपाल को हराया इसने, कुल्लू को हराया, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुकेत रियासत का वो कौन सा राजा था जिसने कुल्लू के राजा भोपाल को हराया था। तो किसने हराया था, तो वीरसेन ने हराया, ठीक है भाई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे कि आपको अगर एक चीज याद होगी, तो बताओ मेरे को जरा, चंबा जिले का वो कौन सा राजकुमार था, कौन सा राजकुमार था जिसको इसने शरण दी थी, जल्दी से सभी लोग। चंबा जिला कर चुके हैं ना हम लोग, चंबा जिला हम लोगों ने कर लिया है। चंबा से किसको इसने शरण दी थी, जल्दी से बताएं जरा सभी लोग आंसर्स। चंबा का वो कौन सा राजा था किसने जिसको शरण दी थी, ठीक है, याद करो भाई। मुसान वर्मन, ठीक है, तो मुसान वर्मन को शरण दी थी इसने, तो मुसान वर्मन, ठीक है, तो मुसान वर्मन को क्या दिया था इसने, शरण दी थी, पेट्रोनेज दिया था, संरक्षण दिया था, ठीक है, पेट्रोनेज टू मुसान वर्मन। कहाँ का था ये, चंबा का, ठीक है, तो चंबा से था, तो चंबा के मुसान वर्मन को शरण दी थी इसने, और अपनी बेटी की शादी भी करा दी थी मुसान वर्मन से, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। तो वीर सेन ने अपनी डॉटर की शादी भी मुसान वर्मन के साथ करवा दी थी, और इसी की मदद से बाद में मुसान वर्मन ने गद्दी संभाली थी, ठीक है, वीर सेन की मदद से, वीर सेन की सेना से ही मदद लेकर के उसने करा था ये सब, ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। इसके अलावा याद रखिएगा, इसने कांगड़ा की सीमा तक भी पहुंच गया था, ठीक है, सामंतों को हराता हराता ये कुल्लू के व्यक्ति को, उसने कुल्लू के शासक को हराया, उसके बाद कुछ सामंतों को, कुछ ठाकुरों को हराता हराता कांगड़ा की सीमा तक भी पहुंच गया, कांगड़ा के आउटस्कर्ट तक पहुंच गया, ठीक है, कांगड़ा के, तो कांगड़ा की सीमा तक भी पहुंच गया, और कहते हैं कांगड़ा की सीमा के पास भी इसने क्या बनाया, एक किला बनाया, कौन सा, तो भीड़ा फोर्ट बनवाया था इसने, याद रखिएगा, कांगड़ा की सीमा के पास, कांगड़ा और मंडी की सीमा पर इसने भीड़ा फोर्ट, भीड़ा किला बनवाया था, भीड़ा फोर्ट, भीड़ा किले का निर्माण करवाया था इसने वीर सेन ने, ठीक। इसके अलावा इसके बाद जो शासक बना था, ठीक है, वो कौन बना था, तो देखो इसका ज्यादा टाइम पीरियड वगैरह ढंग से कहीं दिया गया नहीं है, बस इसके थोड़ा स्थापना तो है 765 में की थी, ठीक है, बाकी टाइम वगैरह इसका ढंग से नहीं दिया गया कुछ, किसने ये चीजें किस किस वर्ष में की थी, इसका कुछ एज इट इज टाइम ढंग से नहीं दिया गया, ठीक है, प्राचीन समय, बाद में थोड़ा बाद में अच्छे से है फिर शासक, जब हम पहुंच जाएंगे ना 1240 के आसपास, फिर शासकों का टाइम अच्छे से दिया गया। अच्छा, इसके बाद राजा कौन बना, तो विक्रम सेन बना, ठीक है, विक्रम सेन राजा बना, इसका बेटा विक्रम सेन, तो विक्रम सेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, विक्रम सेन जो अगला राजा बना सुकेत रियासत का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विक्रम सेन, ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा विक्रम सेन राजा बना। और देखो विक्रम सेन कहते हैं कि बहुत ही एक रिलीजियस फैनेटिक इंसान है, एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था, रिलीजियस फैनेटिक, ही वाज रिलीजियस फैनेटिक, तो धार्मिक प्रक्रिया का था, ठीक है ना, धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था, और कहते हैं इसका छोटा भाई था जिसका नाम था त्रिविक्रम सेन, ठीक है ना, इसका छोटा भाई त्रिविक्रम सेन, तो इसका छोटा भाई त्रिविक्रम सेन इसका छोटा भाई था। कहते हैं इसको अपनी गद्दी छोड़ करके, ये दरअसल हरिद्वार जाना चाहता था थोड़े समय के लिए, ठीक है, इसने कहा कि मैं हरिद्वार यात्रा पर जाना चाहता हूँ और कुछ समय जो है हरिद्वार में रहूंगा और थोड़े टाइम बाद आऊंगा, लगभग 2 साल के बाद ही वापिस आऊंगा, ठीक है ना। तो त्रिविक्रम अपने छोटे भाई को गद्दी सौंप करके चला गया, गद्दी पर बिठा करके चला गया, सिंहासन पर बिठा करके चला गया, और खुद कहाँ चला गया, हरिद्वार यात्रा, ठीक है ना। तो हरिद्वार जो है ये यात्रा पर चला, ठीक है भाई, हरिद्वार तो सभी ने सुना होगा, इस जगह का नाम उत्तराखंड में, ठीक है। तो हरिद्वार यात्रा पर चला गया अपने छोटे भाई त्रिविक्रम सेन को गद्दी पर बिठा के। अब भाई साहब त्रिविक्रम सेन ने जैसे ही ये हरिद्वार के लिए निकला, वैसे ही इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा कि वापिस ना आए, इसको जान से मार दिया जाए, ठीक है, ऐसा षड्यंत्र रचा गया त्रिविक्रम सेन के द्वारा, ठीक है। तो जैसे ही ये गया, देखो हुआ क्या अब इस समय पर, त्रिविक्रम सेन ने किया क्या,
भाई साहब त्रिविक्रम सेन था तो बड़ा चालाक, इसने कुल्लू के राजा को अपने साथ मिला लिया, ठीक है ना। तो जो भूपाल था ना, उसका पोता अब गद्दी पर बैठा हुआ था इस समय, भूपाल का, ठीक है। भूपाल जिसको कैद किया था, वीर सेन ने कैद किया था ना, वीर सेन ने जिस भूपाल को कैद किया था, तो इसने विक्रम सेन ने क्या किया, षड्यंत्र रचा भाई साहब, और कुल्लू के राजा, ठीक है ना, त्रिविक्रम सेन ने षड्यंत्र रचा, और जो कुल्लू का राजा था जिसका नाम था हस्तपाल, ठीक है ना, हस्तपाल, हस्तपाल, ये कुल्लू का राजा था, ठीक है ना। तो कहाँ का शासक था, ठीक है, तो कुल्लू का शासक था। इसको भाई साहब अपने साथ मिला लिया, ये भूपाल का ग्रैंडसन था, ठीक है, भूपाल का क्या था, ग्रैंडसन था हस्तपाल। इसको अपने साथ मिला लिया और कहा कि तुम जो है ना मेरा साथ दो, मैं तुम्हें भी टैक्स दूंगा थोड़ा सा इकट्ठा करके, ठीक है। इसको लालच दे दिया थोड़ा सा, कि जैसे कि आप जानते हैं कि भूपाल को कंट्रोल में करके वीर सेन ने थोड़ा सा एरिया अपने अंडर ले लिया था, कुल्लू रियासत का भी। तो इसने कहा कि मैं वो एरिया छोड़ दूंगा, तुम अभी टैक्स देते हो उस एरिया पे, वो टैक्स तुम्हारा माफ कर दूंगा, और तुम क्या करो, तुम भैया विक्रम सिंह मेरे बड़े भाई को हराने में मेरी मदद करो, ठीक है, मेरी मदद करो, ऐसा इन्होंने किया। दोनों के बीच में समझौता भी हो गया इस चीज को लेकर के, ठीक है। अब विक्रम सेन जब वापसी आ रहा था ना, वापसी में उसको रास्ते में ही वापस आते समय 2 साल के बाद इस बात का पता चल गया कि त्रिविक्रम सेन जो है वो हस्तपाल के साथ मिलकर के उसको मारने का षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके भी दरबार में बंदे थे, ठीक है, विक्रम सेन के, और विक्रम सेन के जो दरबारी वगैरह थे उन्होंने बता दिया उसको रास्ते में जाकर के कि जैसे ही आप वापस आएंगे कि त्रिविक्रम सेन आपको जान से मार देगा, ठीक है, और आप वापस मत आइए अभी कुछ समय के लिए। तो विक्रम सेन ने क्या किया, चौंथल के राजा से मदद मांगी, ठीक है ना। तो विक्रम सेन ने, जैसे कि आपको पता ही है, चौंथल रियासत शिमला जिले का भाग है, चौंथल रियासत के राजा से, तो कौन चौंथल प्रिंसिपल स्टेट है, तो इसके राजा से मदद मांगी, ठीक है ना। इसके राजा से कहते हैं कि विक्रम सेन ने मदद मांगी, और भाई साहब क्या किया, और भाई साहब युद्ध लड़ा गया, कहां पर, तो जूरी में, तो जूरी याद रखिएगा एक प्लेस है, तो जूरी में युद्ध लड़ा गया, जूरी में युद्ध लड़ा गया, भयंकर युद्ध लड़ा, ठीक है ना। एक तरफ थे विक्रम सेन और क्योंथल के राजा, दूसरी तरफ था त्रिविक्रम सेन और हस्तपाल। तो कहते हैं कि विक्रम सेन ने त्रिविक्रम सेन और हस्तपाल को युद्ध में दोनों को हरा दिया, ठीक है ना। तो विक्रम सेन डिफीटेड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ कंबाइंड फोर्सेस ऑफ त्रिविक्रम सेन एंड हस्तपाल, ठीक है ना, एंड हस्तपाल। तो याद रखेगा कि विक्रम सेन ने त्रिविक्रम सेन और हस्तपाल की सम्मिलित सेनाओं को हरा दिया, और भाई साहब रणभूमि में ही दोनों को मार दिया, ठीक है। त्रिविक्रम सेन की भी हत्या कर दी गई रणभूमि में ही, और हस्तपाल की भी हत्या कर दी गई, ठीक है, दोनों की हत्या कर दी गई रणभूमि के अंदर, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से इसने दोनों को क्या करा भाई, दोनों को मार दिया रणभूमि में, लेकिन फिर भी ये गद्दी पर नहीं बैठ पाया, ठीक है, गद्दी पर बैठ नहीं पाया विक्रम सिंह, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखो कौन आया, इसके बाद धात्री सेन आया, ठीक है ना। इस राजा के समय तो देखो कोई भी कोई खास घटना नहीं, धात्री सेन के समय पे, ठीक है, तो उसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ना। विक्रम सेन के बाद कौन आया, धात्री सेन, तो विक्रम सेन के बारे में बस इतना ही। इसके बाद धात्री सेन आया था, लेकिन उसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ना, अगले राजा के बारे में आपने पढ़ना, अगला राजा नहीं, ठीक है। तो धात्री सेन आया था, लेकिन उसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ नाम इसका, धात्री सेन, धात्री सेन आया था गद्दी पर, थोड़े से समय के लिए कुछ नहीं किया इसने। धात्री सेन के बाद कौन आया था वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो धात्री सेन के बाद कौन आया था, तो लक्ष्मण सेन आया था, ठीक है। तो धात्री सेन के बाद कौन आया था, लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन गद्दी पर बैठा, लक्ष्मण सेन बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है भाई, ठीक है। देखो इसने क्या किया, इसने अपने समय पर कुल्लू पर आक्रमण किया, ठीक है ना। इसने वापस से फिर अटैक डाउन कुल्लू स्टेट, ही अटैक्ड ऑन कुल्लू प्रिंसिपल स्टेट, तो इसने कुल्लू रियासत पर फिर से क्या किया, आक्रमण किया। और कुल्लू रियासत पर आक्रमण करके, इस समय कुल्लू का शासक कौन था, तो इस समय कुल्लू का शासक था हमीरपाल,
ठीक है ना, एंड डिफीटेड हमीरपाल। तो इसने कुल्लू पर आक्रमण किया और वहां के राजा हमीरपाल को, तो कुल्लू पर आक्रमण करके इसने क्या किया, हमीरपाल को हरा दिया। अब हमीरपाल को हरा दिया और इसने देखो, अब कुल्लू जिला जो था ना, कुल्लू जिले में का क्षेत्र जो था ना, वो 7 वजीरियों में बांटा हुआ। ठीक है, तो 7 वजीरीज में बटा हुआ क्षेत्र, 7 वजीरियों में बटा हुआ क्षेत्र था। 7 वजीरियां थी कुल्लू जिले में, आपने सुना भी होगा। ठीक है, टोटल कितनी थी, 7 वजीरियां। अब कहते हैं इसने 3 वजीरियों के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ठीक है ना, तो रूपी थी, लगसारी थी और एक परोल थी। ठीक है, तो कौन कौन सी थी, तो रूपी, लगसारी और परोल। ठीक है, तो 3 वजीरियों के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया इसने, रूपी, लगसारी और साथ ही साथ परोल। तो ये 7 वजीरियों में कुल्लू बटा हुआ था, 7 क्षेत्रों में। ठीक है, छोटे छोटे अलग अलग एरियाज को वजीरी कहा जाता था वहां पे। ठीक है, तो इसने 3 वजीरियों के प्रमुख कुछ क्षेत्रों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, किसने, लक्ष्मण सेन। ठीक है, कब्जा कर लिया लक्ष्मण सेन ने वजीरियों पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहते हैं कि इसके 2 बेटे थे। ठीक है, चंद्रसेन और विजयसेन, एक 10 साल बैठा, एक 15 साल गद्दी पर बैठा। ठीक है, लेकिन चंद्रसेन और विजयसेन ने कुछ नहीं किया। ठीक है, इसके बाद अगले जो राजा अपने पढ़ने, वो साहू सेन पढ़ने, जो कि 1000 एडी में गद्दी पर थे। ठीक है ना, साहू सेन। अगले जो राजा है वो कौन है, वो है साहू सेन। मतलब कुल्लू का काफी समय तक इनके साथ लड़ाई चली थी। ठीक है, साहू सेन गद्दी पर बैठा था 1000 एडी में, 1000 ईस्वी में साहू सेन नाम का शासक गद्दी पर बैठा था। ठीक है, साहू सेन। अब देखो साहू सेन के समय पर क्या हुआ था, तो देखो साहू सेन का भाई था, ठीक है ना, कौन, बाहू सेन। तो बाहू सेन इसका भाई था, साहू सेन का, बाहू सेन, बाहू सेन। बाहू सेन के अपने बड़े भाई के साथ थोड़ी नोकझोंक होती थी। ठीक है ना, थोड़ी सी नोकझोंक हो गई थी, और उसके चलते बाहू सेन ने क्या करा था, सुकेत को छोड़ दिया था। सुकेत मतलब, सुकेत का मतलब समझ रहे हो, सुंदरनगर का ही सुकेत एरिया। ठीक है, तो बाहू सेन जो था ना, बाहू सेन, ये अपने भाई से ऐसी थोड़ा सा झगड़ा हुआ इसका, और इसने ना छोड़ करके आ गया मंगलोर रहना स्टार्ट किया। ठीक है, बेंगलोर चला गया। ठीक है, मंगलोर, मंगलोर चला गया। ठीक है, मंगलोर चला गया, और उसके बाद कहते हैं कि इसने वहीं से क्या किया था, तो इसने वहीं से मंडी रियासत की स्थापना की थी। ठीक है ना, मंगलोर, मंगलोर जो था, मंगलोर कर्नाटक में मत सोचिएगा, ये मंगलोर कुल्लू में था। ठीक है, कहाँ था ये, कुल्लू में। तो कहते हैं कि इसके अपने भाई के साथ थोड़ी नोकझोंक हुई है, कुल्लू चला गया, और कुल्लू से ही फिर इसने मंडी रियासत की नींव डाली थी। ठीक है, तो मंडी रियासत में पढ़ेंगे इसके बारे में, बाहू सेन के बारे में। ठीक है, मंडी रियासत में अच्छे से पढ़ेंगे बाहू सेन के बारे में। ठीक है, बाकी अभी साहू सेन के बारे में तो इतना ही। तो इसके भाई से संबंध बिगड़े कुछ, और ये सुकेत को छोड़कर कुल्लू में बेंगलोर चला गया, और वापस से वहां पर एक छोटे से शासक के रूप में इसने शासन किया, छोटा सा, बिल्कुल। ठीक है, छोटा सा शासक बन गया, बड़े छोटे से एरिया का, छोटे से गांव का मुखिया के रूप में शासन किया। और धीरे धीरे जैसे अपनी पकड़ मजबूत की, उसके बाद इसने मंडी रियासत की भाई साहब स्थापना कर दी थी। ठीक है ना, तो मंडी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, तो मंडी रियासत की स्थापना इसने कर दी थी, किसने, बाहू सिंह। इसके बाद ध्यान रखिएगा, अगले जो राजा आपको पढ़ने हैं भाई, अगले राजा साहू सेन के बाद। ठीक है, तो साहू सेन के बाद अगले राजा मदन सेन। भाई साहब मदन सेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1240 में। ठीक है, मदन सेन अगले शासक। मदन सेन 1240 में गद्दी में बैठा था, 1240 एडी में गद्दी पर बैठा था, कौन, मदन सेन। अब मदन सेन के समय में मदन सेन ने क्या किया था भाई, मदन देव जो कहते हैं, सेन जो है, कहते हैं कि ये राज परिवार का बहुत, बिल्कुल भी क्या था, योग्य व्यक्ति नहीं था। ठीक है ना, और कार्यभार ये चला ही नहीं पाया ढंग से। ठीक है ना,
तो कार्यभार ढंग से नहीं चला पाया, लेकिन इसने फिर भी बहुत बड़े बड़े साहसी काम कर दिए। लेकिन जब गद्दी पर बैठा उसके बाद इसमें कहते हैं साहस आ गया अच्छे से, ठीक है। वैसे शुरुआत में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन इससे बाद में कहते हैं अपनी उम्मीदों से बढ़ चढ़ करके सफलता हासिल की थी मदन सेन ने। तो मदन सेन ने क्या किया भाई साहब, तो कहते हैं कि तो गुम्मा और द्रंग के जो राणा थे ना, उनको हराया था और उन खानों पर कब्जा कर लिया था। किसने? मदन सेन ने, ठीक है। तो मदन सेन ने कहते हैं कि गुम्मा और द्रंग की के राणाओं को हराया था। गुम्मा और द्रंग, गुम्मा और द्रंग, इन क्षेत्रों के जितने भी राणा थे ना, बड़े बड़े जमींदार टाइप के लोग थे, राणा थे, इनको हराया था। और इनको हरा करके जो नमक की खदानें थी ना, गुम्मा और द्रंग, इनको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था, ठीक है ना। इनको क्या कर लिया था? तो इनको कैप्चर कर लिया था, ठीक है। इन पर क्या कर लिया इसने? अधिकार कर लिया था, नमक की खदान। तो शुरुआत में तो ऐसा ही था, बेवकूफ सा, ठीक है। लेकिन बाद में इसने कहते हैं अपनी उम्मीदों से बढ़ चढ़ करके सफलताएं हासिल की, ठीक है। और कहते हैं गुम्मा रंग की खदानों को जीतने के बाद इसी खुशी में इसने मदनपुर किले का निर्माण कराया था अपने ही नाम पर, मदनपुर किला, ठीक है। मदनपुर किला, तो मदनपुर किला किसने बनवाया था अगर आपसे पूछा जाए, या मदनपुर किला कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कि मंडी जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? मंडी जिले में स्थित है, सुकेत रियासत, ठीक है, मदनपुर किला। मदन सेन ने और भी बहुत सारे काम किए थे, इसने और भी बहुत सारे ठाकुरों को भाई साहब हराया था। मानने वाला कहाँ था ये, ठीक है। जैसे बहुत सारे ठाकुरों को हराया इसने भी, मंडी जिले की मतलब सुकेत रियासत की सीमाएं और फैली। कहते हैं इसके समय पर बहुत ज्यादा फैला था सुकेत रियासत, ठीक है ना। एक्सपेंशन बहुत अच्छा किया था इसने सुकेत रियासत का, क्षेत्रों का विस्तार बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। इसने अपनी कैपिटल बनाई, किसको कैपिटल बनाई? तो बंगाणा थी अभी तक तो राजधानी, आप जानती हैं वीरसेन के समय से। वीरसेन के बाद इसने राजधानी बदल के अगर पूछा जाए कि कहाँ स्थित की थी, तो लोहरा में स्थित की थी इसने, ठीक है ना। लोहरा में इसने राजधानी बनाई थी, ठीक है ना। तो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल एट लोहरा, ठीक है। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, तो इसने अपनी राजधानी बंगाणा से बदल करके कहाँ कर दी थी? लोहरा में कर दी थी, ठीक है। तो लोहरा में कर दी थी इसने अपनी राजधानी चेंज कर दी, और वहीं पर रहने के लिए अपने लिए एक कटवाल वाह का किला भी बनवाया था, ठीक है ना। तो कटवाल वहा का किला, कटवाल वहा फोर्ट, याद रखेंगे इस किले का नाम, कटवाल वहा फोर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कटवाल वहा किला बनवाया था, ठीक है, अपने रहने के लिए कटवाल वहा फोर्ट बनवाया था इसने। साथ ही साथ एक मंदिर भी बनवाया था, ठीक है। मंदिर का नाम था अष्टमनाथ, ठीक है ना, अष्टमनाथ। अष्टमनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो ये कुछ काम जो है राजा मदन सेन के द्वारा करवाए गए थे इस रियासत के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद जो शासक आए थे, अगले शासक मदन सेन के बाद, मदन सेन के बाद शासक आए छोटे छोटे, दो दो चार चार साल के लिए, जैसे कि संग्राम सेन आए, ठीक है ना। संग्राम सेन के बाद संग्राम सेन का कोई खास जिक्र जो है नहीं मिलता, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मदन सेन था ना, कहते हैं कि इसको एक दिन क्या हुआ, रात को सोते सोते एक सपना आया, ठीक है ना। और कहते हैं इसको एक देवी दिखी, और देवी ने इसको सोते हुए कहा कि भाई मुझे जो है एक मंदिर चाहिए, मुझे एक मंदिर बना करके दो, ठीक है। ऐसे कहते हैं इसको रात को सोते सोते एक सपना आया, इसको एक देवी दिखी और देवी ने कहा मुझे मंदिर दो, ठीक है। अगले दिन कहते हैं कि जब ये सो के उठा तो इसको अपने जहाँ सोया हुआ था बिल्कुल उसके साथ एक तलवार मिली और एक देवी माता की मूर्ति रखी मिली। उसके बाद कहते हैं इसने उस देवी माता की मूर्ति की स्थापना और उस तलवार की स्थापना के लिए एक मंदिर बनवाया और वहां पर इन दोनों चीजों को स्थापित किया, ठीक है। ऐसा भी हुआ था। अब ऐसा, ठीक है, ऐसा हुआ था, इस बात में कितनी सच्चाई है तो ये तो क्या क्या कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हुआ था, ठीक
ठीक है, तो इसने एक मंदिर भी बनवाया था। तो ये जो अष्टमनाथ टेम्पल है ना, ये इसीलिए बनवाया गया था, ठीक है, क्योंकि इसको देवी माता ने कहा था कहते हैं मंदिर बनवाने के लिए। इसके सपने में देवी माता आई थी। ठीक है, चलिए अगले राजा जो आपने पढ़ने हैं इसके बाद, देखो इसके बाद कुछ शासक आए, संग्राम सेन आए, महान सेन आए, हेमंत सेन, कोई पढ़ने वाला नेता नहीं है, पर्वत सेन, ठीक है ना, तो कोई काम नहीं है इन लोगों का। अगले राजा की बात पढ़ने हैं, पर्वत सेन के बाद जो अगले राजा थे, ठीक है ना। तो अगले राजा कौन थे? तो करतार सेन साहब, ठीक है ना। तो मदन सेन के बाद अगले राजा जो पढ़ने हैं कौन है? करतार सेन। अगले राजा कौन है? करतार सेन। करतार सेन राजा बने कब? 1520 में, 1520 में करतार सेन के अंतर्गत करतार सेन ने अपनी राजधानी कहां बदली? तो लोहरा से इन्होंने करतारपुर चेंज कर दी, ठीक है ना। तो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लोहरा टू, ठीक है, तो कहां चेंज करी इन्होंने? तो कर, ठीक है ना, इन्होंने अपनी राजधानी कहां चेंज करी? तो करतारपुर, तो लोहरा टू करतारपुर। तो इन्होंने अपनी राजधानी, याद रखिएगा, राजधानी लोहरा से करतारपुर स्थानांतरित की, करतारपुर करतारपुर स्थानांतरित की, ठीक है। और याद रखिएगा करतारपुर वर्तमान में इस जगह का नाम पुराना नगर, ठीक है। वर्तमान में इस जगह को किस नाम से जाना जाता है? पुराना नगर के नाम से, ठीक है। प्रेजेंटली करतारपुर नाम की कोई जगह नहीं, इस समय से पुराना नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो करतारपुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? पुराना नगर, तो याद रखिएगा। तो इसने कैपिटल शिफ्ट की थी, बाकी कुछ नहीं किया था, ठीक है। इसके बाद जो करतारपुर के बाद, करतार सेन के बाद जो अगले शासक हैं, ठीक है, तो अगले शासक कौन है करतार सेन के बाद? तो अगले शासक 1540 में अर्जुन सेन साहब, ठीक है ना, अर्जुन सेन साहब है, ठीक, अर्जुन सेन। अगले शासक जो है सुकेत रियासत में अर्जुन सेन, 1540 में ये सुकेत रियासत के शासक हैं, 1540, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि इनके समकालीन एक राजा थे, कुल्लू के राजा, जिनका था बहादुर सिंह, ठीक है ना, बहादुर सिंह के समकालीन थे, ठीक है। तो इस समय देखो कुल्लू के साथ तो इनके स्टार्टिंग से ही आपको पता है वीरसेन के समय से ही जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। तीन तीन क्षेत्रों पर कब्जा वीरसेन ने कर लिया था, उसके बाद भी कुछ राजाओं ने और क्षेत्रों पर कब्जा किया था, ठीक है ना। तो बहादुर सेन ये कुल्लू के राजा इनके समकालीन थे, ठीक है। तो इनके समकालीन कुल्लू के कौन सा राजा थे? तो याद रखिएगा बहादुर सेन। अब दोनों के बीच में भी नोक-झोंक हुई थी, ठीक है। तो देखते हैं क्या नोक-झोंक हुई थी बहादुर सेन और अर्जुन सेन के बीच में, बहादुर सेन और अर्जुन सेन के बीच में, ठीक है। तो देखो हुआ ये कि एक दिन क्या हुआ कि जो अर्जुन सेन था ना भाई साहब, ठीक है, तो देखो एक रूपी, जो वजीरी रूपी थी ना, वजीरी रूपी, तो रूपी आप जानते हैं रूपी पर कब्जा किया था, अभी अभी हमने पढ़ा है ना रिसेंटली, ठीक है। किसने कब्जा किया था रूपी पर? रूपी पर, लक्षारी पर, ठीक है, लक्ष्मण सेन ने कब्जा किया था, आप जानते हैं, ठीक है ना, लक्ष्मण सेन ने कब्जा किया। तो इनके समय पर देखो रूपी, वजीरी रूपी पर कब्जा किसका था? तो अधिकार था किसका? तो अर्जुन सेन का, मतलब कि मंडी रियासत का कब्जा था, ठीक है। तो देखो रूपी वजीरी से, ठीक है, रूपी जो वजीरी थी ना, कहते हैं कि यहां से एक जमींदार, ठीक है ना, तो रूपी से कहते हैं एक दिन एक जमींदार जो है मिलने के लिए आया, ठीक है ना, ठीक है। किससे मिलने आया? अर्जुन सेन से मिलने आया। अर्जुन सेन ने कहा भाई कि बाप की वजीरी के लोग मेरे से कैसे मिलने आ गए, जमींदार साहब। तो इसने क्या किया
कि पहले तो कई दिनों तक जमींदार साहब को प्रतीक्षा करवाता रहा अपने दरबार के बाहर, यार कल आना परसों आना, अपने दरबारियों को अपने गेट पे जो बंदे खड़े होते थे उनको बोल देना उसको 4 दिन बाद का टाइम दो, 5 दिन बाद का टाइम दो। उसके बाद मिलते भी नहीं थे, 4-4 5-5 दिन के बाद, ठीक है। उनको कई कई घंटों बाहर खड़े रखते थे। एक दिन मिल गए, फिर एक दिन जब बहुत टाइम हो गया, 10-15 दिन बीत गए ये सब करते हुए, एक दिन क्या किया, अर्जुन सेन ने बुला लिया, कह रहा चल बुलाओ अंदर, ठीक है ना। और उनको कहा कि ये रूपी के कौवे जो, ठीक है ना, रूपी के कौवे जो है, क्योंकि वजीरी रूपी से आए थे कुल्लू के क्षेत्र से, तो कह रहा है रूपी के कौवे यहाँ क्यों आए, ठीक है, मतलब ऐसे कहा कौवे क्यों आए, ठीक है। तो इससे बड़ा यार बुरा लगा उनको, यार मतलब बड़ी बेइज्जती लगी, जो जमींदार साहब थे उन्हें लगा यार। और जमींदार साहब काफी आसपास के अपने लोगों को, कुछ और जमींदारों को भी इकट्ठा करके आए थे, उनको कुछ काम था, ठीक है। तो बड़ी बेइज्जती करी इसने उनकी, ठीक है। उनको पानी खाना तक भी ऑफर नहीं किया, कई दिनों तक बाहर खड़ा रखा, मतलब बड़ा उनको बेइज्जती की। फिर वापसी में लौटते समय उन सबने कहा यार इसने तो बड़ी बेइज्जती करी, बड़ी इज्जत उतारी। उसके बाद वो कुल्लू के राजा बहादुर सेन के पास गए, और बहादुर सिंह सेन के पास जब गए तो बहादुर सेन ने तुरंत उनको मिलने के लिए बुलाया, साथ ही साथ बहुत ज्यादा इज्जत दी बहादुर सेन ने। और बहादुर सेन से सारे के सारे बड़े खुश हुए और सारी बात बताई कि यार अर्जुन सेन तो ऐसे ऐसे कर रहा है। बहादुर सेन ने भी कह दिया कोई बात नहीं यार, करो जो करना है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बस बहादुर सेन के इतने कहने की देर थी, और बस इस इन रूपी वालों ने तो भाई साहब विद्रोह छेड़ दिया अर्जुन सेन के खिलाफ, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर इन जमींदारों ने सबने मिलकर क्या कर दिया, एक रिवोल्ट तैयार कर दिया, एक विद्रोह कर दिया, किसके खिलाफ, तो अर्जुन सेन के खिलाफ, ठीक है। तो समझ रहे हैं विद्रोह क्यों हुआ, किस कारणवश हुआ, तो यहाँ पर एक विद्रोह खड़ा, ठीक है। तो बहादुर सिंह से मिले और विद्रोह कर दिया, ठीक है ना। और कहते हैं इस विद्रोह में बहादुर सेन ने इन जमींदारों की बहुत मदद की, ठीक है, बहुत मदद की। और इस विद्रोह को दबाते दबाते हुआ ये कि अर्जुन सेन से सुकेत के एरियाज जो थे, सुकेत के जितने भी क्षेत्र थे, उनका एक बहुत बड़ा भाग जो है, ठीक है ना, लार्ज पार्ट, एक बहुत बड़ा भाग सुकेत के हाथों से चला गया, ठीक है ना। तो अर्जुन सेन के समय पर याद रखिएगा कि सुकेत रियासत का एक बहुत बड़ा भाग जो है हमेशा के लिए सुकेत रियासत से अलग हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। क्यों हुआ था, सारी की सारी गलती किसकी थी, अर्जुन सिंह की थी, ठीक है ना। लोगों में राजा के प्रति बड़ा असंतोष था, बहुत ज्यादा, क्योंकि अर्जुन सेन अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझता था, किसी से जल्दी से मिलता जुलता नहीं था, और सोचता था मैं ही भगवान हूँ, ठीक है। और ये सोचता था कि भगवान तो मैं ही हूँ इस धरती पे और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यही छोटी सी कहानी हुई थी, इसके समय पे एक छोटा सा विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले राजा कौन है, तो इस रियासत के अगले राजा हैं उदय सेन, जो कि 1560 में थे, ठीक है, उदय सेन। उदय सेन जो कि राजा बने थे 1560 से लेकर के 1590 तक, इन्होंने क्या किया था, तो सुकेत रियासत पर शासन किया था, 1560 से लेकर के 1590 तक उदय सेन ने। तो इसने याद रखिएगा, इसके समय पर भी काफी सारे रिवोल्ट हुए, ठीक है, इसके समय पर भी विद्रोह हुए, लेकिन इसने विद्रोह को कुचल दिया। तो ही सप्रेस्ड द रिवोल्ट, ठीक है, तो याद रखिएगा ही सप्रेस्ड द रिवोल्ट। तो कहते हैं कि इसने विद्रोहों को दबा दिया, ठीक है ना। तो इसने, इसके समय पर भी विद्रोह हुए, इसने विद्रोह को दबा दिया। तो जितने भी राणा वगैरह, जमींदार वगैरह, ठाकुर वगैरह थे, भाई साहब इसने हरा दिया उन्हें। और उन्हें हराकर इस उपलक्ष्य में कहते हैं उदयपुर फोर्ट बनाया, ठीक है, अपने ही नाम पर उदयपुर, उदयपुर फोर्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना अगर आपसे कि उदयपुर का किला किसने बनवाया था, उदयपुर किले का निर्माण किसने किया, तो याद रखिएगा राजा उदय सेन ने किया था। और ये कहाँ के शासक थे, तो सुकेत रियासत के शासक, ठीक है। इसके बाद राजा आए थे दीप सेन, हालांकि दीप सेन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद राजा बने थे दीप सेन, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस एक चीज याद रखिएगा इनके बारे में कि संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे, ठीक है ना। संस्कृत के एक बहुत बड़े ये स्कॉलर थे, ठीक है। तो संस्कृत के याद रखिएगा क्या थे, विद्वान थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सुकेत का ऐसा कौन सा राजा था जो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था,
ठीक है। तो संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत स्कॉलर थे। कौन? तो दीप सिंह। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं याद रखना दीप सिंह के बारे में। अगले राजा इनकी बात। इसके बाद अगले राजा कौन थे? तो अगले राजा जो बने थे वो 1620 में बने थे। ठीक है ना, शाम सिंह। ठीक है, तो अगले राजा शाम सिंह साहब आए। श्याम सिंह 1620। तो शाम सेन शासक बने थे कब? तो 1620 में शाम सेन शासक बने थे, 1620 से लेकर के 1650। ठीक है, कब तक इन्होंने शासन किया था? 50 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है शाम सिंह भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। शाम सिंह से, शाम सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में तो बहुत चीजें देखो हुआ क्या इनके समय। इनके समय पर भाई साहब बहुत बड़ा कांड हुआ, बहुत बड़ी दुखदाई घटना। ठीक है ना, इनका दरअसल कहलूर के साथ बहुत भयंकर युद्ध हुआ। कहलूर के साथ, कहलूर समझते हैं? तो कहलूर प्रिंसिली स्टेट थी ना, कहलूर रियासत के साथ, कहलूर रियासत थी। और कहलूर मतलब आज के टाइम पर बिलासपुर को कह सकते हैं, बिलासपुर जिले को कहलूर रियासत के नाम से थी, बिलासपुर जो जिला है वर्तमान में। तो कहलूर रियासत के साथ कहलूर रियासत का जो राजा था वो कौन थे? वो कल्याण चंद थे। कौन थे? कल्याण चंद। तो कहते हैं कि कल्याण चंद के साथ इनका बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। चलिए देखते हैं क्या था बैटल का कारण और क्यों हुई थी ये बैटल। ठीक है, देखो हुआ क्या था कि शाम सेन की जो बेटी थी ना, शाम सेन की जो डॉटर थी, शाम सेन ने कहते हैं अपनी डॉटर की मैरिज किसके साथ करवाई थी? कल्याण चंद के साथ। ठीक है, तो कहने के लिए शाम सेन का दामाद था कौन? कल्याण। समझ रहे हैं? शाम सिंह का दामाद था कौन? कल्याण चंद्र। ठीक है, तो कहते हैं एक दिन कल्याण चंद्र और इनकी बेटी शामसेन की पुत्री, मतलब राजा और रानी। ठीक है ना, कल्याण चंद्र राजा था और साथ ही शामसेन की पुत्री कहलूर रियासत की रानी थी। राजा और रानी एक दिन कहते हैं कि शतरंज खेल रहे थे। ठीक है ना, शतरंज खेल रहे थे। शतरंज खेलते खेलते कुछ दरबार में भाट आए। भाट मतलब समझते हैं, जो गाना वगैरह गाते हैं घूम घूम के। उसके बाद राजा को अगर गाना पसंद आता है तो राजा इनाम भी देता है। कुछ राजा पागल होते हैं जो गर्दन भी काट देते हैं अगर गाना पसंद ना आए तो। ठीक है, तो कहते हैं कुछ भाट आए। तो दरबारी ने पूछा कि अंदर आने दो? किलेदार ने पूछा, उन्होंने कहा आने दो कोई बात नहीं। तो उन्होंने भाई गाने गाने शुरू किए, भाट आए। ठीक है ना, भाट आए, उन्होंने गाने गाने शुरू कर। ठीक है, अब गाने गाने शुरू किए और भाई साहब उन्होंने कल्याण चंद्र की क्या की? प्रशंसा ही प्रशंसा की गानों में, कि कल्याण चंद्र खुश हो गए, कुछ बढ़िया सा इनाम दे दें, सोना सोने का कुछ हार दे दें या कुछ भी दे दें, अशर्फियां वगैरह दे दें। ठीक है, तो उन्होंने प्रशंसा में गाने गुने गाने शुरू किए और बीच में प्रशंसा में ये भी कहा कि आप सतधारा के जो है ना वो स्वामी हैं। सतधारा मतलब कि 7 पर्वत श्रृंखला। ठीक है ना, अब उसमें से एक पर्वत श्रृंखला ऐसी थी जो कि सुकेत रियासत में आती थी। तो रानी जो थी ना, शाम सेन की पुत्री, वो एकदम ऐसी मजाक में बोल पड़ी कि ये तो सुकेत में है। ठीक है ना, ये तो सुकेत में है। तो भाई साहब राजा कल्याण चंद बड़ा क्रोधित हो गया इस बात से। वो सोच रहा है यार वो तो मुझे बता रहे हैं कि मैं स्वामी हूँ और ये मेरी पत्नी कह रही वो तो सुकेत में है। ठीक है, तो भाई बड़ा क्रोधित हुआ कौन? आपका हमारे राजा जो कल्याण चंद थे, बड़े क्रोधित हुए। और इन्होंने क्रोध में क्या किया, शतरंज की जो इनके पास मतलब क्या होती है वो प्यादे वगैरह जो होते हैं, उनमें से किसी एक को पकड़ा और देके मारा रानी के सर पे बड़ी तेज। रानी के कहते हैं सर पे बजा, वहां पे माथे पर, और वहीं से खून निकलना शुरू हो गया। और राणा क्या कहते हैं कि कल्याण चंद जो था वो इतना ज्यादा क्रोधित हो गया उस समय पर, उसने फौरन ही हुक्म दे दिया कि चलो सेना तैयार करो और सुकेत पर आक्रमण करो। आज जो मेरी पत्नी ने कहा है ना कि ये धारा सुकेत में, आज सुकेत की धारा नहीं रहेगी, वो मेरी धारा। तो फाइनली दोनों के बीच में भाई साहब अब आक्रमण कर दिया गया। अब ये बात रानी ने कहा यार मेरे पिता तो युद्ध के लिए तैयार भी नहीं है और ये कल्याण चंद्र तो जबरदस्ती मेरे पिता के साथ युद्ध करने को उतरने। तो रानी ने अपने पिता को सूचना भिजवा दी थी कि मेरे पति जो है इस तरह की वाक्य जो है, आज इस तरह की कुछ घटना हुई है दरबार में, और कल्याण चंद जी राजा साहब तुरंत सेना लेके जा रहे हैं, तो आप ध्यान से रहिएगा, अपना रक्षा कीजिएगा। ठीक है, इनको मत मारना, अपनी रक्षा। ठीक है, लेकिन ये भी कहा रानी ने कि मेरे पति को मत मारना। ठीक है, लेकिन अपनी रक्षा जरूर करना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं।
तो भाई साहब कहते हैं कि दोनों के बीच में घोर युद्ध हुआ, भाई साहब घोर युद्ध हुआ शामसेन के बीच में और कल्याण चंद्र के बीच में, ठीक है, घोर युद्ध हुआ, ठीक है। और युद्ध में कहते हैं कि शामसेन का एक पठान एक सैनिक था, बड़ा ही कहते हैं कि बड़ा ही बलवान था, बड़ा ही योग्य था, बड़ा ही कुशल सैनिक था। कहते हैं कि उसने भाई साहब जो उसका घोड़ा था ना, उसकी भाई साहब टांगी काट घोड़े की। तो हमारे कल्याण सिंह साहब का घोड़ा जो था रणभूमि में बुरी तरह से घायल हो गया था, और कल्याण चंद्र भी बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गए थे घोड़े से गिर करके। जब चारों तरफ से उन्हें सिपाहियों ने घेर लिया तो उनकी भी हालत खराब हो गई थी। तो जैसे ही ये बात पहुंची किसके पास, शामसेन के पास, कि आपका दामाद कल्याण चंद्र बुरी तरह से युद्ध में घायल हो गए, तो शामसेन ने तुरंत कहा सेना को रुक जाओ, और कहा कि इनको राजपालकी में बिठाओ और आराम से जो है सुकेत ले लो, ठीक है ना। तो इसके कुछ लोगों ने कहा कि आप सुकेत क्यों ले जा रहे हैं, इनको वापस भेज दो कहलूर बिलासपुर इनकी रियासत में। उसने कहा नहीं यार, ये मेरा दामाद है, और दामाद ने अपने घोड़ों को एक वचन दिया था कि मैं सुकेत रियासत में जाकर ही तुम्हें पानी पिलाऊंगा, उससे पहले मेरे घोड़े पानी भी नहीं पिएंगे, ठीक है। तो ऐसा कल्याण चंद्र ने अपने घोड़े को वादा किया था कि मैं तुम्हें कहाँ का पानी पिलाऊंगा, कि सुकेत रियासत का ही पानी पिलेंगे, उससे पहले पानी भी नहीं पिएंगे, मतलब सुकेत को जीतने से पहले पानी भी नहीं पिया जाएगा। तो फाइनली राजपाल की तैयार की गई, कुछ ब्राह्मणों को साथ में भेजा गया पालकी के, ठीक है, जो कि कल्याण चंद को लेके जा रहे थे, ठीक है। लेकिन रास्ते में कल्याण चंद की मृत्यु, ठीक है, रास्ते में ही जाते समय कल्याण चंद की मृत्यु, अगर जिस स्थान पर कल्याण चंद की मृत्यु हुई थी उस स्थान को आज की डेट में कल्याण चंद की देवरी के नाम से जाना, ठीक है ना। जिस स्थान पर कल्याण चंद की मृत्यु हुई उस स्थान को कल्याण चंद की देवरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कल्याण चंद की देवरी के नाम से, ठीक है। जल्दी से बताएं, क्लियर है भाई सारी बात यहाँ तक, सारे पॉइंट्स क्लियर है भाई। ये युद्ध, युद्ध का कारण, जल्दी से एक बार सभी लोग जवाब दे दें। ऑल क्लियर है यहाँ तक, भाई कोई डाउट है तो बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये युद्ध लड़ा गया, और ये युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ध्यान रखना है इस युद्ध के बारे में। अच्छा, युद्ध हुआ कहाँ था, तो याद रखिएगा महादेव एक स्थान है, महादेव के निकट युद्ध हुआ था, ठीक है ना। महादेव के निकट ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो शामसेन और कल्याण चंद के बीच युद्ध हुआ, ठीक है ना। और शामसेन ने कल्याण चंद को हरा दिया था, ठीक है, याद रखिएगा इस युद्ध में शामसेन डिफीटेड कल्याण चंद, ठीक है। तो शामसेन ने कल्याण चंद को हरा दिया, ठीक है। और कहाँ हुआ था ये युद्ध, तो महादेव एक प्लेस है, महादेव प्लेस पर ये युद्ध हुआ, महादेव स्थान, ठीक है। और जिस जगह जाते समय कल्याण चंद सुकेत जा रहा था, तो जिस स्थान पर इसकी मृत्यु थी उसे कल्याण चंद की देवरी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। शामसेन के समय पे सबसे बड़ी दुखदाई घटना मानी जाती है इस समय की, ठीक है। देखो अब शामसेन के समय पर अगली चीज, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद, ठीक है। तो एक तो घटना ये है, एक घटना इंपॉर्टेंट घटना और हुई थी शामसेन के समय। शामसेन के समय पर एक इंपॉर्टेंट घटना और हुई थी। देखो शामसेन के समकालीन जगत सिंह, ठीक है ना, जो कि कहाँ का शासक था, तो जगत सिंह इसके समकालीन था, जो कि याद रखिएगा नूरपुर का राजा था। नूरपुर समझ रहे हैं, कांगड़ा वाला एरिया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जगत सिंह जो कि नूरपुर का राजा,
नूरपुर कांगड़ा में है वर्तमान, ठीक है। नूरपुर का नूरपुर नाम कब रखा था, कैसे रखा था? नूर जहां आई थी, जहांगीर की जो पत्नी थी ना नूर जहां, और जहांगीर दोनों आए थे यहाँ पे घूमने, और नूर जहां के सम्मान में ही नूरपुर का नामकरण हुआ था, ठीक है। धमेरी था वैसे इस जगह का नाम, पुराना नाम, ठीक है ना। तो धमेरी का नाम बदल के नूरपुर रखा गया था। ये मैं कांगड़ा करता रहूंगा ना, वहां पे आपको अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो धमेरी का नाम जो है नूरपुर किया गया था, जब जहांगीर अपनी पत्नी नूर जहां के साथ यहाँ पे घूमी, ठीक है। तो जगत सिंह जो कि कहाँ का शासक था, नूर जहां, नूरपुर का शासक था जगत सिंह। तो जगत सिंह भी याद रखिएगा, जगत सिंह इज कंटेम्प्रेरी ऑफ श्याम सिंह, ठीक है ना। तो श्याम सेन के ही समकालीन था ये भी राजा, ठीक है ना। और जगत सिंह की देखो, शाहजहां इस समय शासक कौन था? शाहजहां, याद रखिए, शाहजहां, जहांगीर के बाद जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, इस समय शासक था। और जगत सिंह की अच्छी खासी शाहजहां के दरबार में चलती थी, शाहजहां के दरबार में बहुत अच्छी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जहांगीर भी जगत सिंह के पास आया था, नूरपुर आया था, और उसी के सम्मान में उसकी पत्नी, जहांगीर की पत्नी के सम्मान में धमेरी का नाम क्या रखा गया था? नूरपुर रखा गया था। तो ये बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो इसकी भाई मुगल क्या था, मुगल दरबार में बहुत ज्यादा चलती थी, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा प्रभाव था इसका, और इसी के बलबूते पर ये सारे के सारे पहाड़ी राजाओं को हराकर खुद सम्राट बनने का सपना देख रहा था पहाड़ी क्षेत्रों का, कि मैं पूरे बहुत बड़े पहाड़ी क्षेत्र का, कई रियासतों का अकेले ही क्या पड़ जाऊं, भाई राजा बन जाऊं। और इसकी जो नजर थी वो गुलेर, मंडी, सुकेत पर थी, तीन रियासतों पर। तो गुलेर, मंडी और सुकेत रियासतों पर ये कब्जा करना चाहता था, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ पकड़ नहीं बनी। बाद में हुआ क्या, जम्मू की कुछ पहाड़ी रियासतें थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया था शाहजहां के खिलाफ। तो जगत सिंह की ड्यूटी लगा दी गई थी शाहजहां ने, कहां पर? विद्रोह को दबाने के लिए। तो अपनी सेना ले लेकर ये जाता रहा, कुछ मुगल सेना भी इसके पास आती रही जगत सिंह के पास, ठीक है। और ये जम्मू के जो विद्रोह चल रहे थे उनको दबाने में बिजी हो गया। उसके बाद इसने सोचा यार इसकी सेना आधी तो मतलब कमजोर पड़ गई थी, जम्मू में लड़ लड़ के विद्रोह को दबाते दबाते इसकी सेना कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे जम्मू कश्मीर में विद्रोह को दबाने के लिए। तो इसने कहा यार अब मैं लड़ने के लायक तो नहीं रहा, ना तो सुकेत से, ना मंडी से, ना गुलेर से, तो अब कुछ और करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, शाहजहां को हर कुछ बताना शुरू कर दिया कि यार शाम सेन ऐसा करता है, वैसा करता है, गलत तरीके से टैक्स वसूलता है, आपको टैक्स के रूप में बहुत कम पैसा देता है, ठीक है ना, सारा का सारा पैसा खुद खा जाता है। तो कहते हैं कि शाम सिंह, जगत सिंह ने बहुत ज्यादा शाहजहां के पास जो है शिकायत करी, किसकी? शाम सिंह की। फाइनली शाम सिंह और इसका भाई था, दोनों को क्या करा गया, दिल्ली बुलाया। तो दिल्ली दरबार में हाजिर होने को कहा शाम सिंह, ठीक है ना। तो इन्हें दिल्ली दरबार में बुलाया, मुगल शासक शाहजहां के दिल्ली दरबार में इन्हें बुलाया गया, और यहाँ बुला करके इन्हें बंदी बना दिया, ठीक है ना, इन्हें बंदी बना दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि शाहजहां इम्प्रिजन शाम सिंह, ठीक है ना। तो शाहजहां इम्प्रिजन शाम सिंह, तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि शाहजहां ने सुकेत के किस राजा को बंदी बनाया था, ठीक है। तो किसको बनाया था? शाम सिंह को बंदी, ठीक है ना। अब हुआ क्या, 1641 में, 1641 में जगत सिंह ने खुद ही विद्रोह कर दिया शाहजहां के खिलाफ, ठीक है। तो जगत सिंह रिवॉल्टेड अगेंस्ट, जगत सिंह रिवॉल्टेड अगेंस्ट, जगत सिंह रिवॉल्टेड अगेंस्ट शाहजहां, शाहजहां, ठीक है ना। तो जगत सिंह ने याद रखिएगा शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया, शाहजहां के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया, ठीक है। तो जगत सिंह ने शाहजहां के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया भाई साहब 1641 में। अब 1641 में जब विद्रोह किया तो शाहजहां ने अपने बेटे मुराद बख्श को भेजा, ठीक है ना। तो शाहजहां ने 1641 में अपने बेटे मुराद बख्श को कहा भेजा, नूरपुर भेजा, इस विद्रोह को दबाने के लिए। मुराद बख्श को, मुराद बख्श को भेजा, इस विद्रोह को क्या करने के लिए, दबाने के लिए भेज दिया, ठीक है, मुराद बख्श को 1641 में। और कहते हैं कि जगत सिंह ने भाई साहब भाग करके, जगत सिंह भाग गया, और जगत सिंह ने भाग करके
तारागढ़ किले में शरण, ठीक है ना। जो जगत सिंह ने भाग करके क्या किया, तारागढ़ फोर्ट शरण ली, तारागढ़ फोर्ट में जब गया, तो तारागढ़ के किले में शरण ली, अपनी जान बचा के भाग गया, क्योंकि शाही सेना का मुकाबला करना आसान नहीं था। ठीक है, मुगल शासक शाहजहां के पास बहुत बड़ी सेना थी, और शाही सेना का मुकाबला करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और फाइनली जो है, इसने तारागढ़ किले में जाकर के क्या ली, शरण ली। ठीक है, और इसी समय कहते हैं शाहजहां ने शाम सेन को, ठीक है ना, इसी समय शाहजहां ने शाम सेन को छोड़ दिया कि जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। वो समझ गया था कि ये जबरदस्ती झूठ बोल रहा था। ठीक है, तो इसलिए शाम सेन को छोड़ दिया गया। ठीक है, लेकिन जब शाम सेन वापस आ रहा था, तो उस समय कुल्लू, ये जो जगत सिंह वगैरह थे और ये कुल्लू के कुछ लोग थे, उन्होंने काफी सारे क्षेत्रों पर कब्जा जो है ना कर लिया। ठीक है ना, तो उन्होंने मैक्सिमम एरिया पर कब्जा कर चुके थे। ठीक है, तो इसके बाद कहने का मतलब है, अब कुल्लू का जो सेन वंश था, अब उनका शासन, अब कुल्लू का राजा भी जगत सिंह। ठीक है ना, ये तो जगत सिंह था, अब कुल्लू का राजा कौन था, जगत सिंह था इस समय पर। जब शाम सेन जो था शाहजहां की कैद में था, उस समय कुल्लू का राजा कौन था, तो उस समय कुल्लू का राजा कौन बन गया था, जब कैद में गया था, तो जगत सिंह, जगत सिंह। और जगत सिंह ने भाई साहब ऑलमोस्ट क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि दोनों भाई जो थे वो, शाम सेन और उसका दोनों भाई कहाँ थे, शाहजहां की कैद में थे। तो दोनों भाई जब वापस आ रहे थे, तो उन्हें पता लगा कि ऐसे ऐसे हुआ है, और हमारी रियासत पर तो ऑलरेडी कब्जा है कुल्लू वालों का। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा अब जाना वापस ठीक नहीं है। ठीक है, और क्या करना चाहिए, अब ऐसे ही रहो भाई, कोई फायदा नहीं, जा करके वापस। तो फाइनली इसके बाद अब अगले राजा आएंगे, अगले राजा शाम सेन के बाद, तो शाम सेन के बाद अगले राजा कौन थे, तो राम सेन थे 1650। ठीक है ना, राम सेन थे कौन, 1650 में। तो अगले राजा बने राम सेन। राम सेन राजा बने सुकेत रियासत के, कब, 1650। ठीक है, तो 1650 में राम सेन साहब क्या बन गए, शासक बन गए, 1650 में। अब राम सेन ने देखो कुछ नहीं किया, तो राम सेन के समय पर हुआ क्या, देखो इस समय मंडी रियासत की भी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है ना, वहां पर भी आप जानते हैं साहू सेन का भाई बाहू सेन था। ठीक है, और मंडी की भाई साहब अब नजर पड़ रही थी किसके ऊपर, सिकेत रियासत के ऊपर। ठीक है, और इस समय मंडी रियासत का जो राजा था वो था कौन, सूरज सेन। तो भाई साहब सूरज सेन ने भाई साहब क्या किया, सोचा कि मैं कब्जा करूं। ठीक है, मंडी ने आक्रमण भी किया। तो मंडी के आक्रमण से देखो, लोगों को बचाने के लिए इसने अपनी रियासत के, राम सेन ने लोगों को बचाने के लिए, याद रखिएगा कि रामगढ़ का किला बनाया, इसके अपने रहने के लिए तो किला, लेकिन इसने कहा लोगों की रक्षा करी जाए, तो लोगों को रखने के लिए रामगढ़ का किला बनाया। तो क्या रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि रामगढ़ फोर्ट किसने, रामगढ़ फोर्ट, राम सिंह ने अपने नाम पर रामगढ़ का किला बनाया। ठीक है, रामगढ़ किला, रामगढ़ किले का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ही बिल्ट रामगढ़ फोर्ट, तो इसने रामगढ़ का किला बनवाया लोगों के रहने के लिए, कि लोगों, अगर कभी भी मंडी से सूरज सेन हमला करे, तो लोगों को क्या किया जाए, तो लोगों की रक्षा के लिए इसने किला बना दिया रामगढ़। ठीक है, अपने लिए नहीं बनाया, अपने लिए तो इसके पास बहुत सारे किले। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। फाइनली इसकी भी कहते हैं कुछ समय के बाद, क्या पागल हो गया है, थोड़ा सा दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं थी, कुछ समय बाद पागल होकर के, और इसकी कहते हैं मृत्यु हो गई थी 1663 के आसपास। ठीक है, उसके बाद 1663 में इसकी मृत्यु के बाद राजा बना कौन, जीत सिंह, 1663। तो 1663 में अगला राजा कौन बना, जीत सिंह। जीत सिंह ये बना 1663 में सुकेत रियासत का शासक, जीत सिंह। ठीक है, देखो जीत सेन जो था ना, अब इसके समय पर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है। देखो इस समय मंडी का राजा कौन था, मंडी का राजा शाम सेन। मंडी का राजा कौन था इसके समकालीन, तो याद रखिएगा शाम सेन।
एक शामसेन सुकेत का राजा था, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी भी पढ़ा 1600 कितने से लेकर के 20 से लेके 1650 तक, ठीक है। लेकिन इसके समय पर शामसेन मंडी का राजा था, ठीक है, 1663। तो शामसेन एक सुकेत में भी था 1620 से लेके 1650 तक, और एक शामसेन मंडी में, ठीक है ना। तो ये मंडी का शासक, मंडी रियासत का शासक था शामसेन। तो शामसेन नाम से दो शासक हुए हैं, ठीक है, मंडी जिले में। एक मंडी रियासत में था और एक सुकेत रियासत में था, ठीक है। तो सुकेत रियासत में पहले था और मंडी रियासत में बाद में था, ठीक है। तो जीत सेन जो कि सुकेत रियासत का शासक था, तो इसके समकालीन मंडी रियासत का शामसेन था। शामसेन कहते हैं बहुत ही भाई साहब काले रंग का, बहुत ही काला, ठीक है ना, काला था। और जो जीत सेन है ना, वो इसको जीत सेन ने इसका एक नाम रखा हुआ था ठीकर नाथ, याद रखिए, ठीक है। शामसेन का एक नाम रखा हुआ था क्या, ठीकर नाथ। देखो ठीकर नाथ, ठीकर का मतलब क्या होता है, ठीकर का मतलब अगर आप मंडी भाषा में देखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो चने भुनने के लिए जो बर्तन होता है ना, चने को भुनने के लिए, मतलब जो काला हो गया होता है बर्तन, चने भुनने के लिए जिसका इस्तेमाल, जिस बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है चने को भुनने के लिए, उसे ठीकर, ठीक है। तो ठीकर नाथ यानी कि समझ रहे हैं, चने भुनने का वाला काला बर्तन, बिल्कुल समझ रहे हैं? तो काला नाथ, ठीक है, ठीकर नाथ। तो जीत सेन इसकी मजाक में इसको क्या कहता था, ठीकर नाथ बोलता था। तो एक दिन हुआ क्या, एक दिन ये हुआ कि शाम सेन के रियासत से कुछ लोग जो हैं वो कहाँ आए हुए थे, वो जीत सेन के दरबार में आए थे, ठीक है ना। जीत सेन के दरबार में आए हुए थे, इसके दरबार से कुछ लोग। और जीत सेन ने क्या करा, ऐसी बदतमीजी कर दी, है ना। जैसे उसने कहा था ना पुराने वाले ने कि रूपी के कौवे का आना कैसे हुआ, ठीक है ना, अभी रूपी के कौवे कैसे आ गया, है ना। ऐसे इसने बोल दिया। और ठीकर नाथ के क्या हाल चाल है, ठीकर नाथ हुआ है तो कैसा है, ठीक है। तो जीत सेन ने ये बात बोल दी शाम सेन के दरबारियों को कि ठीकर नाथ कैसा है। तो दरबारियों ने भी मजे मजे में ऐसे ही बोल दिया, क्रूरता से जवाब देते हुए कि चने भुनने के लिए अति गर्म, ठीक है ना। दरबारियों ने क्या बोला, चने भुनने के लिए अति गर्म है। तो जो शाम सेन के दरबारी थे उन्होंने कहा वो चने भुनने के लिए बहुत गर्म। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर तू ज्यादा बकवास करेगा ना तो उधर से वो भी हर कुछ बोलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तू हुक्म तो कर, वो हुक्म तो करे, हम तो साथ के साथ खड़े हैं। अब भाई साहब इससे तो क्रोध में आ गया कौन, जीत सेन। ये बात सुन करके जो दरबारियों ने कहा कि वो तो चने भुनने के लिए बहुत ज्यादा गर्म, भाई साहब पूरा क्रोध में आ गया और भाई साहब यलगार कह दिया। उसने कहा भैया युद्ध करो फटाफट। तो जीत सेन ने आक्रमण कर दिया, कहां पर, मंडी पर। तो ही अटैक्ड ऑन मंडी, तो उसने मंडी रियासत पर आक्रमण की पूरी तैयारी कर ली। मंडी रियासत पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। साथ ही साथ मतलब इंसान का यही है ना कि अपने आप तो कुछ भी कह दो कोई दिक्कत नहीं है ना। इंसान ये सोचता है कि हम अगर कुछ भी कह रहे हैं तो इससे सामने वाले को बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन सामने वाला कह रहा है तो फिर उसकी बात कभी बुरा नहीं मानना चाहिए ना। जब आप इतनी बात कह रहे हो ठीक करना आपके क्या हाल है, तो उन्होंने भी ऐसे बोल दिया तो क्या दिक्कत थी इसमें, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी वैसे तो, चलो, लेकिन कोई बात नहीं, युद्ध होना था तो युद्ध हो गया भाई साहब, ठीक है ना। तो युद्ध कहाँ पे हुआ, तो युद्ध हुआ लोहरा में, ठीक है, लोहारा में, ठीक है, लोहारा में। सुकेत रियासत में ही था ये, लोहारा, इस स्थान पर बैटल लड़ी गई। बैटल लड़ी गई तो इस स्थान पर युद्ध हुआ फाइनली, ठीक है। और इस स्थान पर भाई साहब जीत सेन हार गया। जीत सेन जो था वो हार गया युद्ध से और रणभूमि छोड़कर भाग गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इन दिस बैटल शाम सेन डिफीटेड जीत सेन। तो शाम सेन ने जीत सेन को हराया, ठीक है। तो इस युद्ध में शाम सेन ने जीत सेन को हराया। और जीत सेन को हराने के बाद, ठीक है ना, जीत सेन को हराने के बाद, जीत सेन याद रखिएगा, जीत सेन एस्केप्ड अवे, जीत सेन यहां से भाग गया, ठीक है। जीत सेन एस्केप्ड अवे, ठीक है। तो जीत सेन याद रखिएगा कि यहां से भाग गया, भाग गया। लेकिन भाई साहब शाम सेन का एक बहुत खूंखार सैनिक था,
उसने जीत सेन का पीछा किया, जीत सेन का पीछा करके उसको पकड़ लिया, जीत सेन का पीछा करके उसको पकड़ लिया। फिर जीत सेन ने भाई साहब पैरों पे गिर के क्षमा मांगी, कहा मुझे माफ कर दो, मुझे प्राण बख्श दो मेरे, मैं गलती होगी मेरे से, मैंने उसको ठीक करना कहा, कुछ भी कहा, सेना लेके आया, आक्रमण किया, ये भी मेरी गलती है, लेकिन मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे जाने दो यहाँ से, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें जाने तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है, अपनी पगड़ी उतार के तुम मुझे दो। तो जीत जीत सेन जो था उसने पगड़ी उतार के उस सैनिक को दी। उस सैनिक ने वापस जाकर के अपने राजा शाम सेन को वो पगड़ी दिखाई कि लो मैं जीत सेन के पीछे गया था और उसके प्राण, उसको प्राण दंड दे के आया हूँ, और बदले में उसकी पगड़ी लेकर के आया हूँ, आप उसे भरे दरबार में रखिए सजा करके। देखो वो अपनी पगड़ी बचा करके भाग गया, अपनी पगड़ी दे करके हमें अपनी जान बचा करके भाग गया, ठीक है। इससे शाम सेन भाई साहब बहुत खुश हुआ, और जो सैनिक था उसको अच्छा रैंक दे दिया सेना में, ठीक है। उस सैनिक से बहुत खुश हुआ। तो याद रखिएगा इस युद्ध में जीत सेन की फाइनली क्या हुई भाई साहब, हार का मुंह देखना, ठीक है, चीज याद रखिए। तो फाइनली ये भी भाग निकला, ठीक है। इसके बाद अगला शासक कौन आया भाई, अगला शासक जो आया वो आया गरुड़ सेन, याद रखिए, ठीक है। तो अगला शासक जीत सेन के बाद गरुड़ सेन। बस पहुंच गए, अब तो खत्म होने वाला है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं, खत्म कर देंगे इसको फटाफट। गरुड़ सेन, तो अब ये बना था सुकेत रियासत का शासक। तो कब बना था गरुड़ सेन, तो 1721 से लेकर के 1748 तक ये शासक, ठीक है। तो 1721 से लेकर के 1748 तक सुकेत रियासत का शासक गरुड़ सेन। देखो गरुड़ सेन ने क्या रखा था, तो याद रखिएगा सुंदरनगर शहर की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो ही फाउंडेड सुंदरनगर सिटी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही फाउंडेड सुंदरनगर सिटी, तो इसने सुंदरनगर शहर की स्थापना की। तो सुंदरनगर शहर की स्थापना की थी। तो इसने सुंदरनगर शहर की स्थापना की थी, याद रखिएगा। सुंदरनगर का उस समय नाम सुंदरनगर नहीं था, पुराना नाम आप जानते हैं बनेड़ था, ठीक है ना, बनेड़। तो सुंदरनगर का अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राचीन नाम क्या था, तो उस समय जब स्थापना की गई थी तो उस समय नाम बनेड़ था सुंदरनगर का, ठीक है। तो गरुड़ सेन ने सुंदरनगर शहर की स्थापना करी थी, जिसके बाद इसी के वंशज विक्रम सेन ने इसे राजधानी भी बनाई, ठीक है ना। ठीक है, विक्रम सेन ने इसे राजधानी बनाया था, याद रखिएगा, ये बात विक्रम सेन ने करनी है, ठीक है ना। तो विक्रम सेन इसी का एक वंशज था, गरुड़ सेन के बाद आया था। तो विक्रम सेन ने इसे राजधानी, ठीक है ना, विक्रम सेन मेड एज इट्स कैपिटल। तो विक्रम सेन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि गरुड़ सेन का ही वंशज था आगे चलकर दूसरी तीसरी पीढ़ी का, ठीक है। इसके अलावा गरुड़ सेन ने, याद रखिएगा, एक मंदिर बनाया था सूरज कुंड नाम से, ठीक है ना। तो इसने एक सूरज कुंड टेम्पल, ही बिल्ट अ सूरज कुंड टेम्पल, तो सूरज कुंड नाम का मंदिर भी बनवाया, ठीक है। सूरज कुंड मंदिर का निर्माण भी इसी ने करवाया था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गरुड़ सेन। अब गरुड़ सेन के बाद अगला राजा कौन आया भाई, देखो गरुड़ सेन के बाद वैसे तो कई राजा हैं, जैसे कि भीकम सेन आए 1748 से 62 तक, 4 साल रहे, मात्र कुछ नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा रणजीत सेन आए, इन्होंने भी कुछ नहीं किया, इनके समय पर भी कुछ नहीं हुआ, इनके समय पर भी मतलब वही कांगड़ा वगैरह का इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपको, कोई फायदा नहीं है, तो कांगड़ा का इतिहास कांगड़ा में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है 1791 में विक्रम सेन आए, 1791 से 1821 तक, यही विक्रम सेन, ठीक है ना। तो 1791 से 1800, ठीक है, 1791 से लेकर के और 1838 तक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने आपके सामने लिखा ही है, तो इन्होंने अपनी क्या करा था, राजधानी बनाया था सुंदरनगर को। तो विक्रम सेन ने, याद रखिएगा, सुंदरनगर को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। सुंदरनगर की स्थापना, शहर की स्थापना गरुड़ सेन ने की थी, ये राजधानी किसने बनाई थी, तो विक्रम सेन, ठीक है ना। किसने बनाई थी, विक्रम सेन ने। तो ये चीज आप याद रखेंगे किसके बारे में,
विक्रमसेन के बारे में। इसके अलावा विक्रमसेन के बारे में बहुत कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ भी सारा का सारा जिक्र कांगड़ा का ही मिलेगा। विक्रमसेन के समय पर ईश्वरी सेन वगैरह का सारा कांगड़ा का जिक्र मिलेगा, ठीक है, संसार चंद्र का और कांगड़ा का, ठीक है, तो हमें पढ़ना नहीं है फिलहाल तो ये। और या फिर मिलेगा मंडी रियासत का जिक्र यहाँ पर, ठीक है, तो मंडी रियासत के बारे में भी अभी हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सुकेत रियासत, ठीक है। तो इसके समय पे बहुत सारी चीजें हुई थी मंडी रियासत ईश्वरी सेन के साथ। ईश्वरी सेन इसके समकालीन था, और ईश्वरी सेन को संसार चंद ने क्या किया था, संसार चंद ने, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 साल तक भाई साहब क्या करा था, कैद में थे, नादौन के किले में कैद कर लिया था। उसके बाद आप जानते हैं कि अमर सिंह थापा आया था, अमर सिंह थापा ने उसे छोड़ा, ठीक है। चलिए बाद में बात करेंगे इस बारे में, कोई फायदा नहीं, मंडी रियासत पढ़ेंगे वहीं बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इसके बारे में यहाँ पर आपने इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। इसके समय पे मंडी रियासत में क्या हुआ, ये मंडी रियासत में पढ़ ली हम, ठीक है। विक्रमसेन के बाद अगले राजा कौन है, तो उग्रसेन सेकंड, ठीक है ना, उग्रसेन 1838। तो उग्रसेन के बारे में भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, उग्रसेन के बारे में भी नहीं कुछ पढ़ना है। उग्रसेन के बाद कौन आए, तो रुद्रसेन आए, रुद्रसेन के बारे में भी नहीं पढ़ना है। फिर आए अरिमर्दन सेन, इनके बारे में भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आए दुष्ट निकंदन सेन, इनके बारे में पढ़ना, ठीक है। अब बीच बीच में जो ऐसे राजा है ना जिनमें कुछ नहीं है, बस जबरदस्ती की चीजें हैं, ठीक है, ये वहां गया घूम के आया, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, चलिए आगे। इसके बाद अगले राजा जिनका नाम है दुष्ट निकंदन सेन, इनके बारे में आप, दुष्ट निकंदन सेन, दुष्ट निकंदन सेन। तो दुष्ट निकंदन सेन जो है वो शासक बना था कब, तो ये बना था 1879 से 1908 तक, ठीक है। तो 1879 से लेकर के 1908 तक ये सुकेत रियासत का क्या रहा था, राजा रहा, दुष्ट निकंदन सेन, ठीक है। देखो इसने कहते हैं, इसके समय पर आप जानते हैं भाई कि लोक प्रशासन के काम बहुत चलते थे। 1862 में अंग्रेज वगैरह की एंट्री हो चुकी थी यहाँ पर, लगातार अंग्रेज घुस रहे थे इसके समय पर, तो अब प्रशासनिक कार्य बहुत हुए इसके समय पर, ठीक है, दुष्ट निकंदन के समय पर, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो इसके समय पर याद रखिएगा कि 1889 में इसके समय पर ज्यूरी पे पुल का निर्माण किया, ठीक है ना। तो 1889 में इसके समय पर याद रखिएगा कि ज्यूरी में, ज्यूरी प्लेस है, ठीक है, एक पुल का निर्माण किया गया था, ठीक है, ब्रिज बना, ब्रिज कंस्ट्रक्शन किया गया था, पुल का निर्माण किया गया था जूरी में, ठीक है, जूरी में एक पुल का निर्माण किया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा कि 1893 में भोजपुर में एक स्कूल खोला गया था, ठीक है, 1893 में भोजपुर में एक स्कूल खोला गया था, ठीक है ना, स्कूल खोला गया था कहाँ पर, भोजपुर में। इसके अलावा याद रखिएगा इसी के समय पर 1900 में एक पोस्ट ऑफिस खोला गया था बनेड़ में, ठीक है ना, 1900 में पहला पोस्ट ऑफिस खोला गया था इस रियासत में, हिंदी में लिख सकते हैं डाकघर खोला, ठीक है, कहाँ पर, बनेड़ में, बनेड़ में एक डाकघर खोला गया था 1900 में। और इसी के समय पे याद रखिएगा 1906 में टेलीग्राफ लाइन भी बिछाई गई थी, 1906 में टेलीग्राफ लाइन, ठीक है, टेलीग्राफ लाइन, वैसे पहली टेलीग्राफ लाइन आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय पर बिछाई गई थी भारत में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय आप जानते हैं। तो तार 1853 में ही, वैसे भारत में पहले टेलीग्राफ लाइन आप जानती हैं कि कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में बिछाई गई थी, वो भी 1853 में। हालांकि मंडी में सुकेत रियासत में ये टेलीग्राफ लाइन, टेलीग्राफ लाइन, टेलीग्राफ क्या होता है, पुराने समय में आपने सुना होगा ना, तार भेजते थे लोग एक दूसरे को, तार भेजने वाला सिस्टम, ठीक है, तो वो सिस्टम है टेलीग्राफ। तो 1906 में यहाँ पे टेलीग्राफ लाइन भी बिछाई गई सोवियत रियासत में। तो ये इसके समय पर ये कुछ प्रशासनिक कार्य हुए थे दुष्ट निकंदन सेन के समय पर, कि अंग्रेजों के कंट्रोल में इस समय हो चुका था ये एरिया, ठीक है। इसके बाद अगले राजा जो है वो कौन है, भीमसेन, 1908 से लेकर के 1919 तक, बस दो राजा बचे हैं आपके और हम बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, ठीक है, सुकेत रियासत कंप्लीट कर लेंगे। अब अगले राजा जो आप लोगों ने पढ़ने हैं भाई, उनका नाम है भीमसेन, ठीक है, भीमसेन, भीमसेन।
1908 से लेकर के 1919 तक, ठीक है। तो भीमसेन 1908 से लेकर के और 1919 तक, ठीक है। इनके समय पे याद रखिएगा कि भीमसेन ने बनेड़ में किंग एडवर्ड हॉस्पिटल खोला था, किंग एडवर्ड, ठीक है। तो इन्होंने बनेड़ में किंग एडवर्ड हॉस्पिटल बनवाया था। तो किंग एडवर्ड अस्पताल का निर्माण करवाया था, इन्होंने भी प्रशासनिक काम किया था, ठीक है। किंग एडवर्ड अस्पताल खुलवाया था। इसके अलावा कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने अंग्रेजों की बहुत मदद की, ठीक है। तो याद रखिएगा, ही हेल्प्ड ब्रिटिशर्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, क्या किया था, अंग्रेजों की मदद की थी, अंग्रेजों की मदद की। कहते हैं 30,000 रुपए एक बार दिए थे, 1914 से लेकर के 18 के बीच में पहला विश्व युद्ध चला था, और 12,000 रुपए एक बार दिए थे। टोटल 42,000 रुपए इन्होंने अंग्रेजों की आर्थिक मदद की थी, 42,000 रुपए देकर के, ठीक है। 2 बार इन्होंने अंग्रेजों को पैसे दिए थे। इसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें महाराजा की उपाधि से, ठीक है ना, महाराजा की उपाधि से या KCSI की उपाधि से भी आप कह सकते हैं सम्मानित, ठीक है ना। तो महाराजा या फिर KCSI के टाइटल भी अंग्रेजों ने इनको दिया था इनकी मदद के लिए, ठीक है। जो लोग भी अंग्रेजों की मदद करते थे, अंग्रेज भी उन्हें टाइटल देते थे मदद, ठीक है, उपाधि से भी सम्मानित किया था। और इनके समय पर याद रखिएगा कि सुकेत रियासत में 2-2 पोस्ट ऑफिस भी खोले गए थे, ठीक है ना, 2 पोस्ट ऑफिस भी खोले गए थे। तो 2 डाक घर भी खोले गए थे उनके समय, ठीक है, सुकेत रियासत में। इसके बाद याद रखिएगा लक्ष्मण सेन। देखो, भीमसेन की दरअसल कोई संतान नहीं थी। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद 1919 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी मृत्यु के बाद लक्ष्मण सेन इनका भाई जो है वो शासक, ठीक है, इनका भाई लक्ष्मण सेन जो है वो शासक, लास्ट रूलर है, ठीक है, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन तो 1919 से लेकर के 1948 ये भाई साहब इस रियासत के अंतिम, ठीक है ना, लास्ट रूलर ऑफ दिस प्रिंसिली स्टेट, ठीक है। तो लास्ट रूलर थे, याद रखिएगा, ये इस रियासत के। तो इस रियासत के क्या थे, ये अंतिम शासक थे। तो इस रियासत के, याद रखिएगा, लक्ष्मण सिंह सुकेत रियासत के अंतिम शासक, ठीक है। देखो 1 नवंबर इन्हीं के समय पे, याद रखिएगा, 1921 को, 1 नवंबर ये वो दिन था, 1 नवंबर 1921, ये दिन था जिस दिन, याद रखिएगा, सुकेत रियासत, वैसे तो सुकेत रियासत पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, किसके थी इस समय, अंग्रेजों की पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट से सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। तो सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। तो 1 नवंबर 1921 को सुकेत रियासत पंजाब सरकार से सीधा ब्रिटिश सरकार के कब्जे में आ गई थी, या अधिकार क्षेत्र में आ गई थी, आप कह सकते। तो कब्जे में आ गई थी या फिर अधिकार क्षेत्र में आ गई थी, सीधी सी, ठीक है। और आप जानती हैं कि फरवरी 1948 में, फेब 1948 में, जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था ये चीज, कि इन्हीं के समय पर क्या हुआ था, पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में सुकेत सत्याग्रह हुआ था। भाई ये इसको तो जानती होंगी ना, सुकेत सत्याग्रह। कौन लीडर था सुकेत सत्याग्रह का, तो पंडित पद्मदेव, ठीक है ना, पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में सुकेत सत्याग्रह था, ठीक है ना। और आप जानती हैं, सत्याग्रहियों ने भाई साहब सुकेत पर कब्जा किया था, सुकेत पर कब्जा किया था, और हमारे जो लक्ष्मण सेन है वो वहां से भाग निकले थे।
भाग करके भाई साहब दिल्ली पे हाजिरी लगाई उन्होंने। तत्काल दिल्ली के जो वाइसरॉय थे उन्होंने वहां पर जो जालंधर पंजाब के सुपरिटेंडेंट थे, फटाफट उनको भेजा वहां पर, ठीक है, कहाँ पर, सुकेत को। और सुकेत में फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था इस समय, अपना कह दिया था कि बस हमारी वो है, हमारा अधिकार है, अब आप लोग चले जाइए। तो सुकेत रियासत, जैसे कि आपको पहली क्लास में मैंने बताया था, ये पहली रियासत थी जिसका भारतीय यूनियन, इंडियन यूनियन में विलय किया गया था, ठीक है ना। तो भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली, अगर आपसे पूछी जाए रियासत कौन सी थी, हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी भारतीय संघ में। तो फरवरी 1948 में, ठीक है ना, फरवरी 1948 में जो ये सत्याग्रह हुआ था, तो इसमें देखो क्या था, अंग्रेज अभी वैसे पूरी तरह से नहीं गए थे, कुछ एरियाज थे जो सुपरिटेंडेंट वगैरह थे अभी अंग्रेज को नहीं थे, अंग्रेज 1947 में धीरे धीरे छोड़ के जा रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग अपनी पोस्टों पे थे जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, वो भी भारत छोड़ के नहीं गए थे, ठीक है। तो भारतीय संघ में इस समय संवैधानिक सभा वगैरह बनाने का काम वगैरह चल रहा था, संवैधानिक सभा के 1948 में। तो सुकेत सत्याग्रह के पास जो मिली जुली सी सरकार थी, अंतरिम सरकार थी ना, आप जानते हैं कि 1947 में जब अंग्रेज गए थे यहाँ से, और 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था भारत में, उसके तहत एक तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार यानी कि एक काम चलाऊ सरकार, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू साहब थे, ठीक है। तो अंतरिम सरकार में कुछ इंडियंस भी थे, कुछ अंग्रेज भी थे, ठीक है ना। बस जब तक संविधान नहीं बना था तब तक थोड़े बहुत अंग्रेज भारत में थे, ठीक है ना। तो उसी समय जालंधर के एक सुप्रिटेंडेंट भी थे, फिर सुप्रिटेंडेंट ने फाइनली आकर के सत्याग्रहियों का यहाँ से वापस जाओ और भारतीय यूनियन में सुकेत को मिला ले गए। तो सुकेत रियासत याद रखेगा, पहली रियासत थी जो भारतीय संघ में क्या हुई थी, शामिल हुई थी, ठीक है ना। और फाइनली फरवरी 1948 में पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में सुकेत सत्याग्रह हुआ और इसके बाद सुकेत रियासत का विलय भारत में हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस सत्याग्रह के बाद सुकेत प्रिंसिपल स्टेट, सुकेत प्रिंसिपल स्टेट is merged with इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सुकेत रियासत का विलय भारतीय संघ में कर दिया, किसमें कर दिया गया, भारतीय संघ। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत जिसका विलय भारतीय संघ में हुआ था, तो वो कौन सी रियासत थी, तो सुकेत रियासत थी जिसका विलय भारतीय संघ में किया गया, ठीक है। तो सुकेत रियासत पहली ऐसी रियासत थी जिसका विलय भारतीय संघ में होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और फाइनली मंडी और सुकेत रियासत को मिला करके 15 अप्रैल 1948 को मंडी जिले का निर्माण किया गया, ठीक है। तो 15 अप्रैल 1948 को ये वो दिन था, ठीक है ना। 15 अप्रैल 1948 को तो सुकेत और मंडी को मिला करके, दो रियासतों को मिला करके मंडी डिस्ट्रिक्ट बना था, मंडी डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। तो मंडी जिले का निर्माण हुआ था और इसको 15 अप्रैल 1948 को एक जिला बना करके हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत में मिला दिया गया था, ठीक है। तो ये था सारा का सारा सुकेत रियासत का इतिहास जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। कोई भी डाउट है, कहीं भी कुछ भी डाउट है तो भाई आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। दैट्स तो कंप्लीट हो चुका है। और कोई भी डाउट है आप लोगों को कहीं भी तो भाई आप लोग बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बोरिंग है एचपी की हिस्ट्री। हाँ भाई, कुछ टॉपिक्स हैं बोरिंग, कुछ राजा तो हैं इंटरेस्टिंग, ठीक है। कुछ राजा तो है इंटरेस्टिंग जो है, कुछ बहुत बोरिंग है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। कल मंडी रियासत पढ़नी है, ठीक है, यहीं पे है थोड़ा सा मंडी वगैरह बोरिंग, बाकी आगे देखना कांगड़ा वगैरह पढ़ेंगे आप लोग, इतनी बोरियत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़े ज्यादा बड़े डिस्ट्रिक्ट है ना, उनमें आएगी दिक्कत, बाकी तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। कांगड़ा वगैरह पढ़ने में, बिलासपुर, हमीरपुर, मजा आएगा, क्योंकि युद्ध ही युद्ध है, बैटल्स ही बैटल्स हैं, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं, ठीक है।